तो फिर डेट्स आपको कुछ भी याद नहीं रहते। याद क्या रहता है? आपने जो एवोल्यूशन डेवलपमेंट देखा है। अब यही क्वेश्चन है, पहले आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए। मिस्टर अंकुर, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट। जरा आप लोग देखिए, इस चॉइस को देखिए, और मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम देता हूं। मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत समय तक आपको टाइम दे सकूं। जल्दी इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, जल्दी, क्विक। आंसर आना शुरू हुआ मिस्टर अंकुर, विल इन्फॉर्म मी। नो सर, अभी नहीं। Is there everything okay? Comment is not being shown. Okay, तब तो मेरी मजबूरी है कि मुझे कर देना होगा। अब देखो, सेंट टोमे का युद्ध, तो पहले आपको याद करना होगा प्रथम कर्नाटिक वॉर हुआ। प्रथम कर्नाटिक वॉर में 1746 में सेंट टोमे का युद्ध हुआ था, यानी 1746 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में आपको पता है कि किस प्रकार से एक छोटी सी आर्मी को लेकर फ्रांस की सेना ने कर्नाटक के नवाब के 10,000 की सेना को पराजित किया था। वो मैंने घटना आपको बताई। 1746 में वांडीवास का युद्ध, डिसाइसिव युद्ध, जिसने फ्रांसीसी के भाग्य सितारा को हिंदुस्तान में डुबा दिया। टाइम पीरियड 1760। पलासी का युद्ध 1757। तो आपका आंसर बन जाता है 132। 132 ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहां स्थापित थी? तो प्रथम प्रेसिडेंसी सूरत थी, फिर उसके बाद फोर्ट विलियम गई हुई है, तो उसके बाद फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के रूप में काम किया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद की संधि की शर्तों में शामिल नहीं था? 1, ब्रिटिश को करा एवं इलाहाबाद के क्षेत्र मिले। ब्रिटिश को करा एवं इलाहाबाद के क्षेत्र मिले। 2, अवध की सेना भंग करा दी गई तथा अवध में ब्रिटिश सेना स्थापित कर दी गई। अब उत्तर है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी उपयुक्त में कोई नहीं। अब जानते हो मैं स्टूडेंट्स, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा केवल 1, क्योंकि ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है। दूसरा, अवध की सेना भंग नहीं की गई थी और अवध में ब्रिटिश सेना स्थापित नहीं की गई थी। दैट इज नॉट द ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 17वीं सदी में निम्नलिखित में किस किन कारकों ने यूरोपीय कंपनियों के पूर्वी विश्व के साथ व्यापार को प्रोत्साहन दिया था? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि 17वीं सेंचुरी में कौन सा ऐसा कारक था जिसने यूरोपीय कंपनियों को पूर्वी विश्व के साथ, जैसे यूरोपीय कंपनियां जो पूर्वी विश्व के साथ व्यापार कर रही, वो पूर्वी विश्व के साथ यूरोपीय कंपनियों के व्यापार को किस कारक ने प्रोत्साहन दिया था? पहला, यूरोप में एक धनी वर्ग का उद्भव। क्या यह कारक था? सोचिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यूरोप में कोई धनी वर्ग का उद्भव हुआ था जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो यूरोप में धनी वर्ग है वह धनी वर्ग ने वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया था। दूसरा है नौ परिवहन गतिविधियों को प्रोत्साहन, क्योंकि जैसे कंपास, एस्ट्रोलैब, अगर इन सब का प्रयोग नहीं हुआ होता तो डीप सी में अपने बोट को लेकर वो नहीं जा पाते, अपने जहाज को लेकर नहीं जा पाते। यह भी कारण है अमेरिकी धातु की उपलब्धता। अगर अमेरिकी धातु नहीं रहती तो एक तरफा व्यापार था, भारतीय वस्तुएं उन्होंने खरीदी, उसके बदले उनके पास देने के लिए वस्तुएं नहीं थी। क्या देते? सोचिए। That is also correct. So your answer is C, 1, 2 and 3. Question number 5. निम्नलिखित में कौन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी? मैंने आपको सरकारी कंपनी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का अंतर बताया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके? Their comments? Not yet. I am just waiting for your comments. So just make a contact with him. What's his response? एक पोर्तुगीज कंपनी? नहीं, ये सरकारी कंपनी थी। ब्रिटिश कंपनी? यस। डच कंपनी? यस। फ्रेंच कंपनी? नो, ये सरकारी कंपनी थी। तो 2 और 3 आपका उत्तर हो गया बी। तो ये आपके उत्तर हुए 5 क्वेश्चंस के। आज मुझे एक तरफा उत्तर मुझे आपके बिहाफ से करना पड़ा क्योंकि आप अवेलेबल नहीं थे। अब चलिए, हमने फिर एक बार आपको याद दिलाना है कि आप सामान्यतः नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान करिए। आप जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, कई बार मैंने आप लोगों के कमेंट्स में देखा है या फिर आप बच्चों का रिस्पॉन्स देखा है। अब तक जो आप पढ़ रहे थे उससे आपको तरीका बदलना पड़ेगा। और क्या, आपको खान रिसर्च सेंटर में इतने सारे तरीके बदलवाए जाएंगे पढ़ने और पढ़ाने के। हमने आपको पहले दिन जब डिक्लेयर किया था खान साहब के साथ मिलकर, याद होगा कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द
एजुकेशन सिस्टम एंड पर्टिकुलरली द सोशल साइंस, सोशल साइंस के अप्रोच को चेंज करना हमारा उद्देश्य है। ध्यान कर लीजिए, उसमें आप पहले जो पढ़ते थे और अब जो पढ़ेंगे उन दोनों के पढ़ने के अप्रोच में फर्क होगा। पहले आप अप्रोच को समझिए, इतना सटीक अप्रोच है कि आपको इसका फायदा मिलना ही मिलना है और आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे विषय में। जैसे हमने 18वीं सदी, पहले पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में बांटना है। हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का इतिहास। फिर दूसरा उपनिवेशवाद, जो दूसरा खंड उपनिवेशवाद आज मैं शुरू करने वाला हूं। तीसरा खंड राष्ट्रवाद, जो एक बड़ा सा खंड होगा। और चौथा खंड स्वतंत्रता उपरांत भारत, जो 1947 यानी भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चलेगी, वो आपका लास्ट पार्ट होगा। तो हमने पहला जो प्रथम खंड था, वह प्रथम खंड हमने समाप्त किया। ये प्रथम खंड क्या था? तो प्रथम खंड था 18वीं सदी का इतिहास। 18वीं सदी का इतिहास, 18वीं सदी का इतिहास। अब इसमें मैं पहला काम क्या करने जा रहा हूं पता है आपको? इसमें पहला काम मैं करने जा रहा हूं कि आपको एक चीज सोचने के लिए देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ जब इकट्ठे हुए होंगे तो पेन और पेपर लेकर इकट्ठे हुए होंगे, और जो बात मैं कह रहा हूं उसमें आवश्यक बातों को आपको नोट डाउन भी करना है। उन आवश्यक बातों को आपको नोट डाउन भी करना है। तो आप पेन और पेपर लेकर आए होंगे, आवश्यक बात को नोट डाउन कर रहेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो इसमें मैं आपको, पहले आप इसको नोट डाउन करिएगा, मैं दे रहा हूं आपको फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। ये फूड फॉर थॉट है कि यू हैव टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना है। तो आपने जो 18वीं सदी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में जितने मुद्दे पढ़े हैं, मैं एक एक मुद्दे को यहाँ इनलिस्ट कर रहा हूं और उस मुद्दे का जवाब आपको देना है। आप एक करिएगा, फूड फॉर थॉट की कॉपी बना लीजिएगा और जो मुद्दे मैं यहाँ डालता हूं उस मुद्दे का 2, 3, 4 पॉइंट में प्रत्येक मुद्दे का उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उससे आपकी समझ विकसित होगी। जैसे देखिए, फूड फॉर थॉट में हमारे सामने पहला मुद्दा है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध को 18वीं सदी के पूर्वार्ध के कालखंड, 18वीं सदी के पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन का काल, राजनीतिक विघटन का काल, विघटन का काल क्यों माना जाता, क्यों माना जाता है? पहले आप इस प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मैंने आपको बताया कि 2 तरह का इतिहास लेखन है। एक परंपरागत विचार है जो मुगल साम्राज्य के विघटन पर आंसू बहाता है, कहता है कि मुगल साम्राज्य जैसा विशाल अजगर नहीं रहा, वह मर गया और उसकी जगह उसके कब्र पर छोटे छोटे राज्य आए और उन राज्यों के बीच आपस में एकता भी नहीं थी। जो बहुराज्य व्यवस्था है वो भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई और उसको वह यह बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर तो मैं आगे भी आपको करवाता रहूंगा, आज भी मैं एक मॉडल आंसर आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसमें उन्होंने तर्क दिया कि देखो, जिसे आप 18वीं सदी का पूर्वार्ध कहते हो, उसमें एक मुगल साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य नहीं रहा, उसके कब्र पर छोटे छोटे राज्य आए और इसलिए यह राजनीतिक विघटन का काल है। तो आप 2 पंक्ति में लिख देना, क्योंकि इसमें आपसे यह नहीं पूछा गया है। अगर यहीं पर देखो, मेंटली अलर्ट हो आप लोग, अगर यहीं पर वह यह पूछते कि क्या आप 18वीं सदी के पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन का काल मानते हैं, तब यह हो जाता आर्गुमेंटेटिव। तब आप यह भी कह सकते हो कि हाँ मैं मानता हूं, और अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं तो आपको उसी प्रकार का तर्क देना होगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि नहीं मैं इसे नहीं मानता हूं, और अगर आप ऐसा कहते हो कि मैं इसे नहीं मानता हूं तो आपको अलग प्रकार का तर्क देना होगा। You have to just
adopt the very different approaches to the different types of the questions, and you have to find out the nature of the question, whether the question is hypothetical or argumentative. क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है, तो यह आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, आपसे पूछा जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्योंकि आपसे पूछा जाता है क्यों माना जाता है, आप कहेंगे इसलिए माना जाता है। अब दूसरा मुद्दा यहां पर आपको उभर कर आता है फूड फॉर थॉट में। क्या 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में प्रचलित बहुराज्य व्यवस्था पतन का द्योतक। देखो ये कठिन शब्द में दे रहा हूं, द्योतक का मतलब होता है प्रतीक, इसलिए मैं आपको ब्रैकेट में प्रतीक भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन मेरी कोशिश होगी, मैं समझ रहा हूं कि आपके चूंकि स्टडी के सारे पैटर्न को चेंज करना है, तो यू पीपुल हैव टू बी अ बिट कॉन्शियस अबाउट the use of, or you can say the certain words as well, about the terminology you have to be more careful। आपको टर्म्स के बारे में ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि जब आप केयरफुल रहोगे तभी इसको समझ पाओगे। हाँ मिस्टर अंकुर, इज देयर एनी क्वेश्चन? कौन पूछ रहे हैं? सुजल, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न अभी के लिए कंटेक्चुअल नहीं है। अभी मैं 18वीं सदी के इतिहास में मैं आपको, देखो जो मैंने आपको पीडीएफ पहले भेजा है, कृपया आप वो पीडीएफ से क्वेश्चन ना पूछें, अभी आप उसमें मिसलीड कर जाओगे और आपका समय बर्बाद होगा। अभी मैं ये देखो मैं रखा हुआ हूं, मैं आपको बताऊं, ये मैं रखा हुआ हूं, एक एक पेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं खुद क्लियर करता जाऊंगा। इसी में आपका अस्थाई बंदोबस्त मिलेगा, परंतु अस्थाई बंदोबस्त तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा। और महलवारी पद्धति तो आपको औद्योगिक चरण में सबसे पहली समस्या बच्चों है कि आप लोग धैर्य पूर्वक और हम पर पूरा भरोसा करके, पद्धति पर पूरा भरोसा करके आप लोग हमें 10 दिन समय दो। 10 दिन में 10 डेज में मैं आप लोगों की सोच को, आई विल जस्ट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग, मैं आपको पैटर्न ऑफ थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करूंगा। लेकिन ऐसे अगर एक एक फूल को तुम खोजते रहोगे कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है, महलवारी क्या है, तब आपकी स्थिति किस इंसान की तरह हो जाएगी पता है? रात में पता चला कि 100 जुगनू पकड़ते हैं तो 1000 जुगनू फिर आसमान में उड़ रहे हैं, क्योंकि वो फूल चुनने से नहीं, हम पूरे बागीचे आपको देने जा रहे हैं। फूल चुनने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको मैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ला रहा हूं। इस स्ट्रक्चर में जब मैं आपको यह जो डायग्राम आप देख रहे हो, जिसका मैंने पीडीएफ आपको दिया है, इसमें मैं आपको अस्थाई बंदोबस्त आएगा। महलवारी के लिए फिर हमको औद्योगिक चरण में जाना पड़ेगा, दूसरा चरण। इसलिए कृपया आप लोग आगे का प्रश्न ना पूछें और आप धैर्य के साथ पीछे देखते रहें। अरे निकी, कितनी बार पूर्वार्ध और उत्तरार्ध समझा चुका हूं, तुम लोग साइट पर रहते नहीं हो। साइट पर नहीं रहोगे तो कैसे समझोगे? फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध, यानी अगर हम कहते हैं 18वीं सदी का पूर्वार्ध, इसका मतलब है 1701 से, क्योंकि जो सदी चलता है वो पीछे से काउंट होता है, तो 1701 है तो 18वीं सदी है। तो 1701 से लेकर 1750 तक हम आएंगे तो पूर्वार्ध है। 1750 के बाद 51 से 1800 तक आएंगे तो उत्तरार्ध है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड हाफ। यही तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। और ये जैसे मैंने आज पूछा है, देखना कल यही क्वेश्चन फिर कल पूछा जाएगा। So here I have to ask you people the question कि तुम लोग का समय
बर्बाद हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में तुम हमें उलझा देते हो और हम तुमको एक बड़े पैटर्न पर ले जाना चाहते हैं जिसमें परेशानी आ जाती है, क्योंकि तुम्हारा जो लेक्चर है वो लेक्चर ऑब्स्ट्रक्ट होता है। इसलिए ध्यान रहे कि जो एक बार मैं समझा दूं, आप लोग पेन पेपर लेके बैठो, उसको नोट डाउन करते रहो। सर करिश्मा विघटन, डिसइंटीग्रेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, और उससे भी अगर तुम लेमैन टर्म में पढ़ोगे तो विघटन का मतलब टूटना फूटना, टूटना फूटना, यही विघटन होता है। तो अगर वैसे लेमैन टर्म में टूटना फूटना लिखोगे तो परीक्षक भी आश्चर्य में पड़ जाएगा कि भाई इसकी क्या किस मुल्क से ये बच्चा आया है। तो विघटन को तो विघटन समझना पड़ेगा। खैर एनीवे, माय पॉइंट इज कि आपके सामने जो मैंने ये रखा है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब हियर आई हैव टू डिस्कस विथ यू, आई विल जस्ट साइमल्टेनियसली आई विल जस्ट रिपीट द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश एज वेल। 18वीं सदी के पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन का काल क्यों माना जाता है? तो व्हाई इज फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी कैरेक्टराइज एज द पीरियड मार्क्ड बाय पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, राजनीतिक विघटन का मतलब पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। क्या 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में प्रचलित बहुराज्य व्यवस्था पतन का द्योतक था, यानी पतन का प्रतीक था? वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी द मल्टी स्टेट सिस्टम। बहुराज्य व्यवस्था का मतलब है जहां एक मुगल साम्राज्य की जगह बहुत सारे छोटे छोटे राज्य स्थापित होना। तो जो बहुराज्य व्यवस्था है, मतलब कि एक मुगल साम्राज्य की जगह जो छोटे छोटे राज्य है, क्या वह पतन का द्योतक है? क्या उसको हम पतन का प्रतीक माने? वॉज इट अ साइन ऑफ डिक्लाइन? क्या हम इसको पतन या डिक्लाइन का प्रतीक माने? तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जो दूसरा इतिहास लेखन का जो दूसरा दृष्टिकोण है वो इसको अस्वीकार करता है, कहता है कि देखो, भारतीय इतिहास में अधिकांश काल वही रहा जब छोटे छोटे राज्य रहे, साम्राज्य का काल तो बहुत कम रहा है। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे राज्य कुछ मायने में अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अपने क्षेत्र में अच्छी सरकार देते हैं, मतलब वो अपने क्षेत्र में बढ़िया, जैसे मान लो कोई भी अगर शासन है तो दिल्ली आगरा से अगर वो जौनपुर में शासन कर रहा है तो उसका ध्यान तो दिल्ली और आगरा पर है, जौनपुर के बारे में तो सोचेगा नहीं, तो जौनपुर का तो विकास नहीं होगा। और अगर क्षेत्रीय राज्य है तो जौनपुर पर केंद्रित होगा, तो जौनपुर की प्रगति ज्यादा होगी। फिर जो क्षेत्रीय राज्य होता है वो क्षेत्रीय साहित्य को प्रोत्साहन देता है, क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन देता है, क्षेत्रीय कला को सपोर्ट करता है, उसको समर्थन देता है, तो उसे क्षेत्रीय साहित्य और कला का ही विकास होता है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो बड़े साम्राज्य होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो छोटे छोटे राज्य हैं और जो कई राज्य हैं, अनेक राज्य होते हैं, वो पतन के का प्रतीक होते हैं, सिंबल ऑफ डिक्लाइन। मींस कि द बिग एम्पायर वाज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, symbol of progress, but the multi-state system and smaller states were the sign of political decline. So earlier it was widely believed, but now this view has been totally rejected. और अब माना जाता है कि नहीं, छोटे राज्य हैं वह भी अच्छे हैं क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर वो कला और साहित्य को प्रोत्साहन देते हैं और विकास को प्रोत्साहन देते हैं। तो पहला वाला जो फूड फॉर थॉट है, इस पर सोचना, 2 पंक्तियां इस पर लिखना, दूसरे वाले पर 2 पंक्तियां लिखना, और तीसरा मुद्दा उठाता हूं। फिर 18वीं, देखो 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध, ये कई बार बोल चुका हूं। 18वीं सदी का पूर्वार्ध का मतलब हुआ, 18वीं सदी का पूर्वार्ध का मतलब हुआ 1701 से 1750, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो छोटे छोटे राज्य आए उसे कहते हैं 18वीं सदी का पूर्वार्ध। तो इसके लिए हमने एक टर्म का फिर इस्तेमाल किया है, यहां पर हम लिखेंगे कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अंधकार का युग क्यों कहा गया?
Why was the first half of 18th century characterized as the dark age? Why was the first half of 18th century characterized as the dark age? तो सीधा उसमें बताना कि भाई इसको इसलिए कहा गया क्योंकि मुगल साम्राज्य की जगह कई छोटे छोटे राज्य आए, तो एक तरह से राजनीतिक उथल पुथल, माने कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि इसे राजनीतिक उथल पुथल, मतलब उथल पुथल तो समझते होंगे, राजनीतिक उथल पुथल तथा राजनीतिक अराजकता, अराजकता कहते हैं एनार्की को, तो राजनीतिक उथल पुथल और अराजकता को प्रोत्साहन मिला, इसलिए इसको राजनीतिक विघटन अथवा पतन का काल कहा गया, अंधकार का युग। दूसरी तरफ इस काल में माना गया कि मुगल साम्राज्य भी आर्थिक संकट से ग्रस्त था, तो चूंकि साम्राज्य आर्थिक संकट से ग्रस्त था इसलिए भी इसको अंधकार का युग कहा गया। लेकिन क्या आप अंधकार का युग मानोगे? अगला प्रश्न मैं डालता हूं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध को, अंकुर आर दे ओके? Do you observe their comments? Do they understand? Yes. 18वीं सदी के पूर्वार्ध को पूर्व आधुनिक काल, पूर्व आधुनिक काल क्यों कहा गया? पूर्व आधुनिक काल क्यों कहा गया? अब देखो, यहां पर अंधकार का युग है, यहां पर है पूर्व आधुनिक काल। जो पुराने हिस्टोरियन थे वो अंधकार का युग कहते थे, नए हिस्टोरियन कहते हैं नहीं, अंधकार का युग नहीं है, पूर्व आधुनिक काल है। क्यों? क्योंकि ठीक है मुगल साम्राज्य नहीं रहा, उसकी जगह उसके बहुराज्य व्यवस्था, मल्टी स्टेट सिस्टम कायम हुआ, लेकिन यह भी सही है कि इन राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छी सरकारें दी। They could just provide the good government in their respective regions. They definitely represented a progressive system. उन्होंने बहुत अच्छे प्रशासन किए, बहुत लोगों को विकास के लिए कार्य किया क्षेत्रीय स्तर पर। इसके बाद यह वही समय है कि जब यूरोप से बड़ी कीमती धातु सोने और चांदी आ रही है, भारत की तरक्की हो रही है, तो यूरोपीय कंपनियां कैश क्रॉप्स, नकदी फसल ला रहे हैं। They introduced the cash crops. And due to the cash crops, you can say there was the expansion of agriculture in acreage. In acreage, or you can say you will find here कि the different sorts of cash crops were in use. मतलब cash crops का बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, इससे पूरे एग्रेरियन इकोनॉमी को, जो एग्रेरियन इकोनॉमी जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको प्रोत्साहन मिला। तो कुल मिलाकर ये प्रगति का काल है, तो उसको पूर्व आधुनिक काल अब कहा जाता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो और आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। आप अगर स्वतंत्र रूप से शासन करने में सक्षम हो तो संप्रभु शक्ति हैं आप, इसलिए सॉवरेन शब्द का प्रयोग उसी में होता है। तो कुल मिलाकर आप देखते हो कि आप पूर्वार्ध को पूर्व आधुनिक काल क्यों कहा गया। अब नेक्स्ट वन आपका मुद्दा आता है कि मराठा मुगल साम्राज्य को विस्थापित क्यों नहीं कर सके। विस्थापित क्यों नहीं कर सके? तो आप याद करिए, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है और हमने इसमें 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। उनकी कमजोर वित्तीय व्यवस्था की बात की हुई है, उनके द्वारा जो मराठा परिसंघ है उनका आपस में प्रतिस्पर्धा है, उन्होंने आर्थिक विकास के लिए काम नहीं किया, संकट की घड़ी में भी संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें मैंने की है। तो इन 5 प्रश्नों का जवाब अगर तुम ढूंढ लोगे तो 18वीं सदी का पूर्वार्ध तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा तथ्य है, उत्तराधिकारी राज्य कौन है, विद्रोही राज्य कौन है, तो ये सब आपको याद ही होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत होगी। अब उत्तरार्ध से संबंधित मेरा प्रश्न इसी में होगा, जो मैं 6ठा प्रश्न करने जा रहा हूं वह यह होगा कि यूरोपीय
देशों ने यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज में रुचि क्यों दिखाई? भौगोलिक खोज में रुचि क्यों दिखाई? यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज में रुचि क्यों दिखाई? तो दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बाय यू कि भाई भौगोलिक खोज में उन्होंने रुचि क्यों दिखाई। तो बहुत आसानी से तुम कुस्तुनतुनिया के पतन की कहानी बता देना कि कुस्तुनतुनिया के पतन ने किस प्रकार का क्राइसिस डेवलप किया। उसका अगला प्रश्न तुम उठाना जो फूड फॉर थॉट में तुमको सोचना है कि यूरोपीय देशों ने पूर्वी व्यापार की ओर आकर्षण क्यों दिखाया? पूर्वी व्यापार की ओर आकर्षण क्यों दिखाया? तो अब इसमें आपको बेहतर ढंग से दिखाना है कि चूंकि उनको कुछ ऐसी विलासिता संबंधी सामग्रियों की जरूरत थी, जैसे आप मसाले देखते हो, जैसे तो इस तरह की सामग्रियों की जरूरत थी जो पूर्वी व्यापार के माध्यम से ही संभव था। और इसके अलावा एक और भी बात थी कि पूर्वी व्यापार को इसलिए सस्टेन कर सकते थे क्योंकि पश्चिम से जो कीमती धातु उनको मिल रहा था, यानी अमेरिका से, तो अमेरिकी कीमती धातु का भी उपयोग कर सकते थे। तो इसको आप इस तरह से दिखा देना। फिर आप का दूसरा प्रश्न यहां पर उठाता हूं, मतलब दूसरा फूड फॉर थॉट, दूसरा प्रश्न मैं यहां पर उठाता हूं कि यूरोपीय देशों का अमेरिकी एवं अफ्रीकी क्षेत्रों तथा भारतीय तथा एशियाई राज्यों के प्रति व्यवहार में क्या अंतर रहा? How did European countries treat American and African region different from the Asian countries? Because they could treat, you can say, America and Africa civilly, just like they were dealing with the people just like animals. अब अमेरिकी की रेड इंडियंस को उन्होंने कैसा सप्रेस किया, कैसा दबाया, कैसा सताया, कैसे अफ्रीका में दासों को, अफ्रीकी लोगों को दास के रूप में बेच लिया। लेकिन जब एशिया में आए तो एशिया में उनका व्यवहार अलग क्यों था? सोचो, इसलिए कि एशियाई देश बहुत ताकतवर थे, यहाँ पर बड़े बड़े मोनार्क थे, बड़े बड़े शक्तिशाली शासक थे। तो यहाँ पर वो आए तो हाथ जोड़कर प्रतिवेदक की तरह, पेटिशनर्स की तरह आए। यहाँ पर उनकी दादागिरी नहीं चलती, यहाँ पर उनको इंतजार करना पड़ा जब हम कमजोर पड़े तो हमारे यहाँ पलासी और बक्सर का युद्ध थोपा, और उसी प्रकार जब चीन कमजोर पड़ेगा तो चीन पर वो जबरन अफीम युद्ध थोपेंगे, तो चीन पर उनके द्वारा अफीम युद्ध थोपा जाएगा। और भारत में बंगाल पर उन्होंने पलासी और बक्सर का युद्ध थोपा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्या अंतर रहा ये। अब नेक्स्ट वन,
कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के साथ फ्रेंच कंपनी की ही प्रतिस्पर्धा क्यों हुई? फ्रेंच कंपनी की ही इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा क्यों हुई? इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा क्यों हुई? अब यहां आपको सूचना मिलती है कि चलो भारत में तो देखो, अब तो वैसे ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी भी थी, पुर्तगीज कंपनी भी थी, डच कंपनी भी थी, लेकिन डच कंपनी के साथ भी प्रतिस्पर्धा हुई थी, पुर्तगीजों से भी संघर्ष हुआ था। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर फ्रांसीसियों के साथ ब्रिटिश का मुकाबला हुआ, उतना किसी दूसरी कंपनी से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका कारण कहीं ना कहीं यूरोप की राजनीति में है, फ्रांस की ताकत में है। नेक्स्ट वन, मतलब here the question is, why did the French company could work as a very formidable rival to the British company and why not other European companies? Means कि why did the French company work as the formidable rival? सबसे भयानक शत्रु, सबसे भयानक प्रतिस्पर्धी के रूप में फ्रांसीसी क्यों आए? नेक्स्ट वन मैं बताना चाहूंगा, कर्नाटक युद्ध ने फ्रांसीसी कंपनी ही नहीं बल्कि फ्रांसीसी साम्राज्य का भी भविष्य तय कर दिया। फ्रांसीसी साम्राज्य का भी भविष्य तय कर दिया। फ्रांसीसी साम्राज्य का भी भविष्य तय कर दिया। अब देखो, यह जो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध है, मैंने प्रथम कर्नाटक युद्ध आप याद करिए 1744 से 48 बताई थी, जो शुरू हुआ था यूरोपीय प्रश्न से। वहां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, तो मैं पूरी कहानी आपको बता चुका हूं। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध भारतीय समस्या से शुरू हुई थी और तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध 7 इयर्स वॉर यूरोप से शुरू हुआ था और अंत में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की अंतिम रूप में पराजय हो गई। तो अब ये जो तीनों घटनाओं, तीनों युद्धों को देखते हो तो तुम देखते हो कि एक तरफ भारत में फ्रांसीसी कंपनी लूज कर गई, लेकिन भारत से बाहर फ्रांसीसी साम्राज्य लूज कर गया और वो साम्राज्य निर्माण के मोर्चे पर फ्रांसीसी साम्राज्य नहीं टिक सका। नेक्स्ट वन प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी के लिए बंगाल विजय किस प्रकार अधिक लाभदायक, किस प्रकार अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई? किस प्रकार अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई? How did Bengal prove much more beneficial for the British company? How did Bengal prove much more beneficial for the British company? तो ये कैसे बंगाल का जो कॉन्क्वेस्ट है वो कैसे ब्रिटिश कंपनी के लिए बहुत फ्रूटफुल सिद्ध हुआ? इसमें दो बातें तुम कह सकते हो। एक,
तो बंगाल के का संसाधन अब ब्रिटिश कंपनी की कृपा पर चली गई, क्योंकि बंगाल सबसे रिसोर्सफुल स्टेट था। और जब बंगाल का संसाधन ब्रिटिश कंपनी को मिला तो ब्रिटिश कंपनी उस संसाधन से और बंगाल के प्रोडक्ट से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 40% जो प्रोडक्ट था वो बंगाल से ही जाता था, तो एक तो यह लाभ मिला। और उससे भी बड़ा लाभ मिला कि आपको याद है कि ब्रिटिश कंपनी जो भारत से वस्तुएं खरीदती थी, तो इसके लिए ब्रिटिश कंपनी कीमती धातु कहां से लाती थी, तो लंदन से लाती थी। और उसकी सरकार बार बार आपत्ति करती थी कि भाई हमारे यहाँ का जो प्रेसियस मेटल है वो इंडिया जा रहा है। तो ब्रिटिश कंपनी ने यह जुगत लगाया, यह गुंजाइश लगाई कि कुछ ऐसा हो जाता कि हम भारतीय धन से ही भारतीय वस्तुओं की खरीद कर पाते। वह ब्रिटिश कंपनी को वह फायदा तब मिला जब बंगाल की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त हुई। आपको याद है मैं पीछे बता चुका हूं आपको बंगाल की दीवानी, आगे बताऊंगा द्वैत शासन। द्वैत शासन अभी बताया नहीं है, मैं आगे आपको द्वैत शासन बताऊंगा। तो आपको सूचना यह मिलेगी कि जो बंगाल की दीवानी है, दीवानी में दीवानी किसको बोलते हैं, तो राजस्व वसूलने का अधिकार। जैसे बंगाल में जो नवाब था उसको दो अधिकार थे, एक था सूबेदार। सूबेदार का मतलब है सामान्य प्रशासन, मतलब द नवाब हैज टू supervise the common administration. He has to maintain law and order, and he has to work for the development of Bengal as a whole as the administrator. But simultaneously he has to work as the tax collector as well, or the chief tax collector as well. तो उसको राजस्व का अधिकार भी नवाब के पास था और प्रशासन का अधिकार था। तो ब्रिटिश कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जब बंगाल की दीवानी दे दी तो कंपनी बन गया राजस्व का सिरमौरे, मतलब हेड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। तो अब जो बंगाल से वो कलेक्शन करता तो वो उसमें से एक पैसा बचाकर उसी से भारतीय धन खरीदना शुरू कर देता। तो भारतीय वस्तुएं जो इंडियन प्रोडक्ट्स के बदले उसने अब ब्रिटेन से सोने चांदी लाने कम कर दिए और भारतीय धन से ही बंगाल से जो प्राप्त राजस्व था वो राजस्व के एक भाग से ही उसने भारतीय वस्तुओं को खरीदना आरंभ कर दिया। तो बंगाल विजय का ब्रिटिश कंपनी को इतना बड़ा लाभ मिला, इसको टेक्निकली निवेश कहा जाता है, इसी को इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। तो उस टेक्निकल टर्म में जो निवेश कहा जाता है उसे समझना। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि यहां तक तुमको यह देखो, यह फूड फॉर थॉट, ये मतलब I believe that you people might have noted them down. It was essential for you to note it down. क्या क्या मुद्दे उठाए, कितने मुद्दे हुए। इस मुद्दे को मिस्टर अंकुर कल टाइप करवा के और मैं फिर आप लोगों को पीडीएफ भी इसका भिजवा दूंगा, कल पीडीएफ भी भिजवा दूंगा। और मैं कल और भी कई काम करने वाला हूं, मतलब कल एक बुक लिस्ट देने, अलग अलग आप बुक लिस्ट पूछते हो तो मैं कल एक बुक लिस्ट आपको देने वाला हूं। उसमें मैं बता दूंगा कौन कौन चैप्टर तक मैं इंडिकेट कर रहा हूं। तो दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड यू हैव टू फॉलो माय एडवाइस, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू द बुक लिस्ट एज वेल टुमारो। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दूंगा। ये क्लास एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम का है, जैसे फिर आपको इंग्लिश भी चलेगा, एक्सक्लूसिव इंग्लिश भी चलेगा। तो चूंकि पहला ओपन किया गया और हिंदी मीडियम से ओपन किया गया है, तो आप जो लोग जुड़े हुए हो इंग्लिश वाले वो भी रहो आगे। आपको इंग्लिश का स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में जाने लगेगा, आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो यू हैव टू मेंटेन पेशेंस। हाँ, कुछ क्या कहना चाहते हो? एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या किसी काम को मुसलमान हिंदुओं का काम बजा सकता? कौन है? वसीम जी। हाँ, वसीम जी, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने पहला क्लास लिया था तब आप मेरे क्लास में मेरे साइट पर मौजूद थे या नहीं, पहले यह बताइए। क्योंकि पहले क्लास में ही मैंने जेम्स मिल का इतिहास लेखन आप लोगों को बताया था, याद होगा। अभी भी आपके एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 8 में है, आप कक्षा 8 के पहले चैप्टर को पढ़िए, एनसीईआरटी पुस्तक, आपको पता चल जाएगा। और उसमें मैंने पहला मुद्दा एनसीईआरटी पुस्तक में यही उठाया है
और उसमें मैंने जेम्स मिल के काल विभाजन की चर्चा की है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा था। तो उसने मुस्लिम काल का नाम दिया था मोहम्मद गोरी के आक्रमण और तुर्की राज्य की स्थापना से, परंतु हम लोगों ने इसका खंडन किया था। तो प्लीज आप लोगों से फिर मैं प्लीज आप लोग मतलब बहुत बड़ी संख्या में इस चैनल से जुड़े हुए हो, तो इस तरह से अगर आप लोग मेंटली अलर्ट और कॉन्शियस नहीं रहोगे और एक ही क्वेश्चन को प्रत्येक दिन कोई ना कोई पूछोगे, तुम्हारा क्लास हर्ज होगा और मेरे मतलब लेक्चर से लाभ कम हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आज जैसे मैंने बताया है तो इसको फिर नोटिस करना है। अब ऐसा नहीं कि दूसरे दिन फिर दूसरा बच्चा फिर यही प्रश्न करे। ये आंसर नहीं है। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं कि इसका हेडिंग होगा फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब है सोचने के लिए। जो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे हिंट को तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। जो आप यह समझते हो कि पढ़ के हम, जो आप तथ्यों का संचय करते हो पढ़ने का, वो पढ़ने का अवैज्ञानिक तरीका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो हमारा तथ्य है वो तथ्य उदाहरण है, मुख्य हमारा कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, और मैं उसी लेवल पर आपको लाना चाहता हूं, तभी आप सोशल साइंस में प्रवीण हो पाओगे। क्योंकि आप जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो या कॉलेज से पढ़ के आए हो या हो सकता है दूसरे संस्थान से पढ़ के आए होगे, तो वो सब तरीका जो है वो तरीका पुराना हो गया है। अब आपको क्या करना है कि नए तरीके से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस नए तरीके से बढ़ना है, तो आप बेटर कनेक्ट कर सकोगे। और मेरा जो पूरा उद्देश्य है उसको पहले स्पष्ट कर दूं कि आपको तथ्य से, मैं धीरे धीरे जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें उसको हम पहले आपको तथ्य से समझ पर ले जाना चाहते हैं। आई जस्ट ट्राई टू चैनलाइज यू फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको इंफॉर्मेशन से मैं अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर लाना चाहता हूं। तो उसके लिए तरीका यह है कि मैं जितना प्रत्येक दिन पढ़ाऊं, अब जैसे मेरा क्लास और फिर कंटिन्यू रहेगा, तो ध्यान रखना जितने भी बच्चे मेरे साइट्स पर जुड़े हुए हैं कि जिस दिन मैं जो क्वेश्चन किसी और बच्चे को करूं, यू पीपल हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट। अब I hope कि most of the you may just watch the live class. If someone is not, so you can stay at your home. So at least you will just go through the recorded class. The same question will be repeated in the class. So you have to be careful about the fact that if some student has been answered about a particular question, you have to take notice of the question so that you should not repeatedly ask the same question. इसके लिए सभी लोगों को मेंटली अलर्ट रहना है। तो मैं आपके यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि यह जो मैंने दिया हुआ है फूड फॉर थॉट, जैसे मैं प्रत्येक दिन जैसे 2 घंटे का लेक्चर लेता हूं और 2 घंटे आपको काम करवाता हूं, तो पहले जाके आपको रिवाइज करना है। पीडीएफ में पहले दे ही देता हूं, फिर रिवाइज करना है। कल मैं बुक लिस्ट दे देता हूं, उसके बाद तुम बुक में उसको फॉलो करोगे। फिर क्या करना है कि जैसे हमने जितना एक दिन में मैंने पढ़ाया और मेरा पीडीएफ आपके सामने रखा हुआ है, उस पर 15 मिनट डेली सोचना है। क्लास के अंत में 15-20 मिनट डेली सोचना है। इसका टॉपिक मैंने बताया है फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब हुआ कि 18वीं सदी के इतिहास पर हमने जितने भी हमने इश्यू बनाए हैं, शायद 9 या 10 होगा। जैसे पहला है ये और 6-5, मतलब लगभग 10 या 11 इश्यू इसमें होंगे। कल मैं इसको आपको टाइप करवा के भिजवा देता हूं, पहले नोट डाउन करवा रहा हूं, फिर पीडीएफ के फॉर्म में भिजवा देता हूं, क्वेश्चन के साथ ही, मतलब सॉरी बुक लिस्ट के साथ ही। तो इस पर आप लोगों को सोचना है। उसी तरह से मैं जब दूसरा खंड कराऊंगा तो दूसरा खंड में भी आपको सोचना होगा। तो पढ़ने के साथ 3 विद्या करनी है, रीड, फील एंड थिंक। जो आप पढ़ते हो उसको फील करिए, कैसे 18वीं सेंचुरी में परिवर्तन हुआ, पूर्वार्ध में कैसे परिवर्तन हुआ, उत्तरार्ध में कैसे परिवर्तन हुआ, और फिर रीड के साथ फील करिए और फील के साथ थिंक करिए। तो मेरा उद्देश्य पूरा होगा। मैं केवल आपको तथ्य पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं केवल कर्नाटिक वॉर का कारण और परिणाम पढ़ाने नहीं आया हूं। अगर यह पढ़ाना रहता तो मैं किसी स्टूडेंट को भी भेज देता, इतनी चीज तो भी आपको पढ़ा देता। और वैसे भी तुम देखोगे कि इस फील्ड में बहुत पढ़ा ही रहे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको तथ्य पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने आया हूं, मैं आपकी सोच को बदलने आया हूं। तो पहले आप मेरे स्कीम को समझो। You cannot evaluate my lecture on common parameters, नहीं तो आपको फिर धोखा हो जाएगा। कॉमन पैरामीटर से आप इन चीजों को नहीं देखो, आपको समझ विकसित करनी है। ओके, तो अब ये चीज हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में, याद करो।
तुम लोगों ने ट्राई किया कि नहीं, मैं फिर ये क्वेश्चन रखता हूं और बता देता हूं। आज जाके उस क्वेश्चन को घर पर लिखोगे तुम लोग। क्वेश्चन, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। टिप्पणी कीजिए। मैंने जिस दिन क्लास आपका छोड़ा था, जब न्यू ईयर की छुट्टी दी थी, उस समय मैंने लास्ट डे एक क्वेश्चन रखा था। आप में से किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है कि नहीं? हाँ या ना? कम ऑन द साइट एंड रेस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चन। अंकुर, बी केयरफुल। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपके सामने क्वेश्चन हो तो आपको पहला काम यह करना है कि क्वेश्चन की प्रकृति को पहचानना है। आपको क्वेश्चन की प्रकृति को पहचानना है कि क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है। इस क्वेश्चन को पहचानिए, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है। बी क्लियर। तो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है। आर्गुमेंटेटिव रहता तो रहता क्या ऐसा कर दी, क्या ऐसा हुआ, या समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विवेचन कीजिए, तब वो कहलाता है आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में पहले हमें स्टैंड लेना पड़ता है, फिर उसका उत्तर लिखना पड़ता है। जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उसमें उसी स्टेटमेंट को इलेबोरेट का मतलब विस्तार करके उसको विचार और उदाहरणों से हमें समझाना पड़ता है, विचार और उदाहरण से उसको परिपुष्ट करना पड़ता है। तो अब देखो, ये जो प्रश्न है यह इसका उत्तर अगर आपको लिखना है, क्या लिखा है सभी ने? सभी ने लिखा है? आहा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब अगर तुमने ट्राई किया था तो तुम मेरे सामने आ जाओ और बताओ कि इसको किस प्रकार से ट्राई किया था। जैसे एक जो सबसे मुख्य बिंदु लिखना था, जैसे क्वेश्चन जब लिखते हैं उत्तर, तो पहले कोशिश करनी चाहिए कि थेसिस। तो थेसिस में तुम यह लाइन, थेसिस का मतलब जो पहला स्टेटमेंट दे देते कि आप उसमें यह करते कि भाई पलासी, जैसे पहला इंट्रोडक्शन का, जैसे कोई क्वेश्चन लिखना हो तो एक इंट्रोडक्शन का पंक्ति होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की पंक्ति में हम लिख सकते हैं, आप लोग मेरी बात को सुनना, क्योंकि आप अगर चाहो तो ये जरूरी नहीं कि मैं बोर्ड पर उधर घूम के अगर सारे उत्तर को लिखना शुरू करूं तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है। मैं आपके फ्रंट में ही बैठा हुआ हूं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग बहुत कुछ समझ रहे हो। तुम लोग अगर समझते हो तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी कोशिश यही कि तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और मेरा विश्वास है, तुम लोग भरोसा रखो, 10 दिनों में तुम लोग की सोच को बदल दूंगा, पढ़ने का तरीका बदल दूंगा। गिव मी द 10 days ओनली। ओके? तो माय पॉइंट इज, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब जैसे इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन में हम दे सकते हैं कि पलासी और भारत में ब्रिटिश कंपनी की प्रगति या ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक सफलता के इतिहास में, या भारत में ब्रिटिश कंपनी की सफलता के इतिहास में पलासी और बक्सर का युद्ध 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब वहां हम कह दें दूसरी पंक्ति में कि पलासी का युद्ध, धोखे और पलासी का युद्ध एक युद्ध नहीं बल्कि एक बड़ा विश्वासघात था। ये धोखे और विश्वासघात से जीता गया था। इसलिए अगर ब्रिटिश इसके बाद कोई भी युद्ध हार जाते तो वो उन लाभों से वंचित हो जाते जो उन्होंने पलासी के युद्ध में प्राप्त की थी। अतः उन्होंने जब बक्सर की युद्ध जीती
तो इसका मतलब बक्सर का युद्ध एक खुला सैनिक संघर्ष था जिसमें ब्रिटिश ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता स्थापित कर दी। तो पलासी के युद्ध की पुष्टि इस रूप में बक्सर के युद्ध ने कर दी। एक बिंदु तो यह आ गया, लेकिन फिर भी चलो अपना उत्तर कुछ छोटा पड़ रहा है तो उसको थोड़ा और लंबा करते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं या दूसरा पॉइंट बदलते हैं और कहते हैं उसी प्रकार पलासी के युद्ध ने बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव स्थापित किया, परंतु शीघ्र ही कंपनी और नवाब के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। परंतु बक्सर के युद्ध ने बंगाल के नवाब को पूरी तरह ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिया। तो एक ने बंगाल के नवाब पर प्रभाव बनाया, परंतु प्रभाव कारगर नहीं रहा, तभी तो मीर कासिम के साथ प्रतिस्पर्धा हुई। लेकिन बक्सर के युद्ध ने अंतिम रूप में बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण स्थापित कर दिया। तीसरी बात कि पलासी के युद्ध से ब्रिटिश को बंगाल से धन प्राप्त हुआ, जिसमें ब्रिटिश कंपनी उसको व्यापार में निवेश कर सकी। लेकिन बक्सर के युद्ध ने तो ब्रिटिश कंपनी के निवेश की समस्या को ही दूर कर दिया, क्योंकि अब बंगाल की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को मिल गई थी, जिससे एक अंश बचाकर ब्रिटिश कंपनी व्यापार में निवेश कर सकता था। तो मेरे विचार से इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा हो जाएगा। सभी लोग जिन्होंने ट्राई किया है वो सभी लोग मिला लें और अगर उचित समझे तो इसको दोबारा रिराइट करें। इसी तरह मैं आपको उत्तर लेखन प्रत्येक दिन कोई न कोई रूप में सिखाता रहूंगा। तो अगर आप लोग कहें तो हम खंड 2 की तरफ बढ़ें, जिसका पीडीएफ मैंने भेजा है, और एक कहें तो एक अच्छी शुरुआत के साथ शुरू करें। यस या और नो? 18वीं सदी का इतिहास क्लियर हुआ आप लोगों को, हाँ या ना? प्लीज कम ऑन द वेबसाइट एंड जस्ट मेक अ रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, मेक अ क्विक रिस्पॉन्स। 18वीं सदी का इतिहास क्लियर हुआ क्योंकि मैं खंड 2 की तरफ बढ़ रहा हूं। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। और उसी तरह लिखा तो वेल डन। अभी तुम लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया है, बहुत जल्दी तुम लोग बहुत अच्छा लिखने लगोगे और उसके बाद फास्ट रीडिंग का तुम लोगों को कोर्स कराया जाएगा। फास्ट रीडिंग, कैसे फास्ट रीडिंग की जाती है, कैसे फास्ट राइटिंग की जाती है। अभी तो बस हमने एक शुरू किया है, लेकिन इस शुरुआत के बाद आपको बहुत कुछ चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध पर। देखो, कई बार जैसे मैंने किसी एक बच्चे का कमेंट देखा कि जब मैं पीडीएफ आपको भेजता हूं तो मैं जानबूझ के पीडीएफ का जो पूरा जो पेज होता है वो जानबूझ के मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाता, वो बोरिंग चीज आपके लिए हो जाएगी। मैं चूंकि मेरे को सब याद ही है पूरी कहानी, तो मैं उससे पूरी कहानी बता देता हूं। मैं मान के चलता हूं कि वो पीडीएफ का जो पेज पढ़ा होगा तो मेरा लेक्चर और मेरे समझाने के बाद वो पीडीएफ के पेज को जरूर समझेगा। लेकिन फिर भी मैं पीडीएफ के प्रत्येक पेज को चेक कर लूंगा, उसमें अगर कोई टेक्निकल चीज रहेगी तो मैं जरूर अलग से बता दूंगा ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। लेकिन आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पेज का पेज पढ़ता चलूं। तो चलिए पहले हम आते हैं उपनिवेशवाद का प्रथम चरण। जैसे खंड 2 है और उपखंड 1 है। उपखंड 1 है, खंड 2 है और उपखंड 1 है। अब देखिए, पहले मेरा स्कीम समझिए। अगर मेरा स्कीम नहीं समझेंगे तो मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव डिफीटेड हो जाएगा, ध्यान रखना। और क्वेश्चन आगे से मत पूछना, अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी, रैयतवारी, ये सब मत पूछना, ये सब हम शीशे की तरह साफ कर देंगे। क्वेश्चन जब भी पूछना तो पीछे से पूछना। देखो, खंड 2 उपखंड 1, ओके। टाइम पीरियड इसका क्या है पता है आपको? 1765 से या 1757 से ही कर लो तो 1813 तक है। तो देखो, अब तुम लोगों को पढ़ने के क्रम में क्या करना है कि जो भी फॉर्मल बुक पढ़ोगे वो फॉर्मल बुक इस तरीके से बटा हुआ नहीं होगा। जो फॉर्मल बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जो फॉर्मल बुक आप पढ़ोगे वो इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि बुक की चीजों को भी इस तरीके से ढालना है। और मैं इसको कैसे ढाल रहा हूं इसको मैं बताना चाहता। जैसे मैं अभी एक डायग्राम मैंने बनाया है, फिर बीच बीच में डायग्राम पेन से भी बोर्ड पर बनाता रहूंगा।
ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो उसको मैं अभी समझाता हूं। जैसे हम आ गए उपनिवेशवाद पर, अब हमारा खंड 2 हुआ उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में भी एक चरण नहीं है, उपनिवेशवाद में भी 3-3 चरण है। उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है, उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है, उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है। तो 3 अलग अलग चरण में उपनिवेशवाद होगा। अब मेरा क्या है कि जैसे आप पुस्तक पढ़ते हो, तो पुस्तक पढ़ते हो तो एक पेज उलटते हो, तो अब जैसे आप शुरू करते हो तो देखते हो वहां पर यूरोपीय कंपनियां हैं, फिर देखते हो कर्नाटक युद्ध है, फिर देखते हो पलासी और बक्सर का युद्ध है। उसके आगे पढ़ते हो तो आ जाता है वारेन हेस्टिंग्स के सुधार, फिर उसके आगे आ जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार, फिर आ जाता है अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, फिर आपको आ जाता है डलहौजी के सुधार, फिर आ जाता है 1857 का विद्रोह या फिर ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। तो क्या होता है कि सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ उलझे होते हैं। कभी प्रशासन पढ़ रहे हैं, कभी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, कभी सामाजिक नीति पर पढ़ रहे हैं। तो मैंने बच्चों को हमने देखा कि बच्चे ले देकर इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को गैदर करते रह जाते हैं, परंतु उनकी सूचनाएं अंडरस्टैंडिंग पर नहीं पहुंच पाती है। और जो तरीका हमने अपनाया है वो आपको सीधा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, और क्वेश्चन आंसर जो आप कर सकोगे वो अंडरस्टैंडिंग की बदौलत कर पाओगे। आप क्वेश्चन आंसर कभी भी इंफॉर्मेशन की बदौलत नहीं कर पाओगे, ध्यान कर लेना। तो यू पीपुल हैव टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। मिस्टर अंकुर, हैव यू टू आस्क समथिंग? राइटिंग बहुत अच्छा लग रहा है, वेल डन निखिल, वेल डन। तुमको मैं राइटिंग, तुम लोगों को मैं डेली बेसिस पर सिखाता रहूंगा और आप लोग राइटिंग में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को राइटिंग सिखाया है मैंने अपने लाइफ में जो कभी राइटिंग की नहीं है। तो राइटिंग करने का मुझे बहुत, राइटिंग करवाने का बच्चों का मुझे बहुत लंबा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही राइटिंग सिखा दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं अब हमने कैसे इसको स्कीम किया है। तो हमने इसको दूसरा खंड उपनिवेशवाद को बांटा है, और उपनिवेशवाद में भी 3 चरण है। तो फर्स्टली आई हैव टू मेक यू क्लियर कि उपनिवेशवाद है क्या, पहले इसको समझिए। तो मैं एक डायग्राम पर बाद में आता हूं, पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि उपनिवेशवाद है क्या। तो देखिए, जैसे अगर कोई एक देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, ओके, और फिर उस देश की अर्थव्यवस्था का दोहन अपने हित के लिए करना शुरू करता है, तो उपनिवेशवाद हो जाता। तो ब्रिटिश ने जो, देखो अब कहोगे भैया क्या भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का काल कब से है, ये आप जानना चाहोगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का काल है उसको आप, जैसे ब्रिटिश भारत में जब व्यापार करने आए, सोचो जरा, उसको हम कॉलोनियलिज्म, उसी को अंग्रेजी में कॉलोनियलिज्म कहते हैं, हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं। उसको हम उपनिवेशवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपके यहां व्यापार करने आए, आपकी वस्तुएं खरीदी, उसकी कीमत चुकाई, वो अपने सोने चांदी अपने यहां से लाते रहे, आपको देते रहे, वो सोने चांदी की बदौलत आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती रही। तो उपनिवेशवाद काहे को? उपनिवेशवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने पलासी और बक्सर के युद्ध लड़े, फिर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, फिर बंगाल में लूट शुरू कर दी, बंगाल से की दीवानी प्राप्त कर ली, राजस्व वसूली शुरू की, वसूले गए राजस्व की रकम का एक भाग से वो भारत की वस्तुएं खरीदने लगे। अब बताओ, पैसा भी भारत की, वस्तुएं भी भारत की, और हमारे यहां से जो वस्तुएं ले जा रहे थे उसके बदले हमें कुछ दे नहीं रहे थे, और उन वस्तुओं का निर्यात करके जो मुनाफा आता था, वो कंपनी तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, तो उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स में वह बट जाती थी। अब आप ही बताओ, ये तो हुआ लादे दे लदवा दे, और लादने वाले को भी साथ भेज दे, पैसा भी अपना ही खर्च हो रहा है, वस्तुएं भी अपनी ही जा रही है। तो ये हो गया उपनिवेशवाद। अब मैं एक बात बताना चाहता कि एक टर्म आता है पूंजीवाद। हालांकि पूंजीवाद जब मैं आपको यूरोपीय इतिहास या विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तब आप ढंग से पूंजीवाद को समझ पाओगे पूंजीवाद क्या है। फिलहाल मैं बताता हूं कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, जैसे यूरोप में पहले सामंतवाद आया,
तो जब सामंतवाद का चरण था तो उसमें क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कायम हुई, मुद्रा का प्रचलन कम हुआ, जो दास और स्वामी है उनके बीच, दास और सामंत है उनके बीच सेवक और स्वामी का संबंध जुड़ा, व्यक्तिगत वफादारी पर संबंध निर्धारित होते थे, क्षेत्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय थी, व्यापार की भूमिका कम थी, अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, मुद्रा का प्रचलन कम था। जब यूरोपीय व्यापार का विस्तार हुआ तब धीरे धीरे पूंजीवाद का विकास हुआ। तो पूंजीवाद एक ऐसी पद्धति है जो मुनाफा के आधार पर कार्य करती है और पूंजीवाद का बल मुनाफा पर होता है। लेकिन पूंजीवाद जैसे आप अगर आप अपनी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से मुनाफा कमाना चाहते हो तो वह पूंजीवाद होता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूंजीवाद के भी तीन चरण हो गए। पूंजीवाद का पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या होता है, आप लोग मेंटली अलर्ट हो ना। जैसे वाणिज्यिक पूंजीवाद में होता है कि आप एक क्षेत्र से वस्तुएं खरीदी या लूट लिया या कुछ भी किया, तो एक क्षेत्र से वस्तुओं का संग्रह किया, दूसरे क्षेत्र में उसको बेचा और व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाया, तो हुआ वाणिज्यिक पूंजीवाद। ओके। औद्योगिक पूंजीवाद हुआ होता है कि जब पहले आप, जैसे आपको वस्तुओं का डिमांड है, किसी क्षेत्र में आपको वस्तुओं की मांग है, उस क्षेत्र में आपको वस्तुओं की सप्लाई देनी है, वस्तुओं की आपूर्ति देनी है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि डिमांड इज सो हाई कि यू कैन नॉट फुलफिल द डिमांड थ्रू कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, देन यू आर कंपेल्ड टू डू द प्रोडक्शन। जैसे आप किसी क्षेत्र में वस्तुओं का डिमांड है, परंतु डिमांड इतना अधिक है कि आप एक क्षेत्र से वस्तुओं का संग्रह करके उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हो, तब तुम क्या शुरू कर देते हो, तो शुरू कर देते हो वस्तुओं का उत्पादन। तो जब तुम प्रोडक्शन में लग जाते हो, तब ब्रिटेन में वही हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में होगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का बहुत बड़ा उपनिवेश था, दुनिया में उसने बहुत बड़ा उपनिवेश बना रखा था और उपनिवेश की भी अपनी मांग होती है, तो उपनिवेश को कुछ वस्तुओं की जरूरत होती, तो ब्रिटेन उसको सप्लाई देता था। देखो, एक खतरा होता है, जैसे आपका उपनिवेश है और उपनिवेश में कुछ डिमांड है, तो तुम अगर उस डिमांड को पूरा नहीं करते हो, उपनिवेश फिर दूसरे देश से वस्तुएं खरीदने लगेगा। तो दूसरे देश से वस्तुएं खरीदेगा तो तुम्हारी जरूरत कम हो जाएगी उनके लिए। तो इसलिए कोई भी जो औपनिवेशिक शक्ति वह होता है जो उपनिवेश बनाता है, जो उपनिवेश बनाता है उसको कहते हैं कॉलोनियल पावर या औपनिवेशिक शक्ति। तो तुम अगर औपनिवेशिक शक्ति हो तो तुम इस बात के प्रति सावधान रहोगे कि तुम्हारे उपनिवेश का जो डिमांड है उसको तुम ही फुलफिल करो, तुम ही पूरा करो। ऐसा ना हो कि तुम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाओ और कोई तीसरी शक्ति उसको पूरा कर दे, तो फिर उसका वैल्यू बढ़ जाएगा वहां। इसलिए जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया और ब्रिटेन को लगा कि हम किसी अन्य क्षेत्र से वस्तुओं का संग्रह करके हम नहीं कर सकते, तो ब्रिटेन ने उत्पादन करना शुरू कर दिया। और उत्पादन में एक कहावत आपने सुनी होगी, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो चूंकि अब बड़े पैमाने पर उत्पादन होना है, तो जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है वो सफाइश नहीं थी, वो जरूरत को पूरा नहीं कर पाती थी। तो नई नई तकनीकी का विकास इन्होंने ब्रिटेन में शुरू हो गया। बस वहां मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम, आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली विकसित हो गई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। तो पूंजीवाद पहुंच गया औद्योगिक चरण में। औद्योगिक चरण में पूंजीवाद की आवश्यकता बढ़ गई। अब वो बन गया वस्तुओं का प्रोड्यूसर्स और उसको चाहिए बाजार जहां अधिक से अधिक वस्तुओं को खपा सके, और उसको चाहिए कच्चे माल ताकि उस कच्चे माल से अधिक उत्पादन कर सके। तो यहां पर पूंजीवाद आ जाता है औद्योगिक चरण में। तीसरा हुआ वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। व्हाट इज फाइनेंशियल कैपिटलिज्म? तो होता क्या है कि आप उत्पादन करते हो और उत्पादन करने के बाद आप, जाहिर है कि जब प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करके बाजार में उस वस्तुओं को खपाते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके पास एक कैपिटल बनता है, पूंजी आती जाती है, पूंजी का संचय होता है। यानी उसको कहोगे आप कलेक्शन ऑफ कैपिटल, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, तो आपके कैपिटल का एक्यूमुलेशन हुआ। तो अब कैपिटल का एक्यूमुलेशन हुआ तो आपकी कोशिश यह है इस कैपिटल को हम कहां निवेश करें, यानी वेयर टू इन्वेस्ट दिस कैपिटल, ताकि हमें उस कैपिटल पर मुनाफा ज्यादा मिले। तो
आप उस पूंजी को अन्यत्र क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगाते हो, उसी को कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। जब आप पूंजी से पूंजी कमाने लगते हो, पूंजी पर इंटरेस्ट लेकर जब मुनाफा अर्जित करने लगते हो, तो वो कहलाता है वित्तीय पूंजीवाद। जब मैं समझा पाया आपको पूंजीवाद, अब समझिए जो मातृदेश या महानगरीय राज्य, अब कहोगे मातृदेश या महानगरीय राज्य क्या है, बताता हूं। देखिए, मातृदेश या महानगरीय राज्य वह है जो उपनिवेश को बनाता है, जो उपनिवेश बनाता है, जो उपनिवेश स्थापित करता है, उसको कहते हैं मातृदेश या महानगरीय राज्य। तो जो मातृदेश में जिस तरह का पूंजीवाद होगा, उपनिवेश में उसी प्रकार का उपनिवेशवाद होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं कि उपनिवेश बेसिकली, जो उपनिवेश है वो उपनिवेशवाद यह मानकर चलता है कि उपनिवेश का आर्थिक हित मातृदेश के आर्थिक हित के अधीन है, और मातृदेश जिस तरह की जरूरत चाहता है उसी प्रकार मातृदेश उपनिवेश की अर्थव्यवस्था का दोहन, उपनिवेश की अर्थव्यवस्था का शोषण अपने लाभ के लिए करता है। तो मतलब हुआ कि अगर मातृदेश में वाणिज्यिक चरण का पूंजीवाद होगा तो उपनिवेश में वाणिज्यिक चरण का उपनिवेशवाद होगा। अगर मातृदेश में औद्योगिक चरण का पूंजीवाद होगा तो उपनिवेश में औद्योगिक चरण का उपनिवेशवाद होगा। अगर मातृदेश में वित्तीय चरण का पूंजीवाद होगा तो उपनिवेश में वित्तीय चरण का उपनिवेशवाद होगा। तो आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि भाई आखिर इन तीनों के बीच अंतर क्या होगा। आई हैव टू मेक यू क्लियर, अंतर है। जैसे अगर मातृदेश में वाणिज्यिक चरण का पूंजीवाद है तो वो क्या करेगा कि उपनिवेश से औने पौने दाम में, औने पौने दाम का मतलब हुआ कम कीमत पर, छीन झपट के, लूट पाट के वस्तुओं का संग्रह करेगा। जैसे भारत में ब्रिटेन कर रहा, भारतीय पैसा से ही भारतीय वस्तुओं को खरीद रहा, तो कोशिश करेगा जैसे तैसे वस्तुओं को प्राप्त करके बेचकर मुनाफा कमाए। तो वाणिज्यिक चरण में जब भारत में वाणिज्यिक चरण का उपनिवेशवाद था, ब्रिटेन में वाणिज्यिक पूंजीवाद था, तो ब्रिटिश की चिंता यही थी कि राजस्व का अधिक से अधिक संग्रह करो। जब भारत में वाणिज्यिक चरण का उपनिवेशवाद था, ब्रिटेन में वाणिज्यिक पूंजीवाद था, तो ब्रिटिश की चिंता यही थी कि राजस्व का अधिक से अधिक संग्रह करो, राजस्व का अधिक से अधिक संग्रह करो, बंगाल के मतलब भारत में राजस्व का अधिक से अधिक संग्रह करो, और कोशिश करो कि उनमें से अधिक राजस्व हम बचा लें, सैनिक खर्च कम करें, बाकी खर्च कम करें, और अधिक से अधिक राजस्व को बचा लें, और उस राजस्व से हम अधिक से अधिक भारतीय वस्तुओं को खरीद कर हम बाहर उसकी सप्लाई करें, हम बाहर निर्यात करें और मुनाफा कमाएं, और शेयर धारकों में अधिक से अधिक मुनाफा का वितरण करें। तो यही उनका उद्देश्य है, समझ रहे हो। तो अब अधिक से अधिक उनका यही उद्देश्य है। तो वाणिज्यिक चरण में उनकी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा राजस्व का संग्रह करें, और राजस्व का वह अंश हम बचाकर व्यापार में जितना अधिक निवेश कर सकते हैं करें, यही उद्देश्य है। तो अब आप कहोगे भाई इस डायग्राम का क्या मतलब है। इस डायग्राम का मतलब मैं समझाता हूं। देखिए, आपने अपना पीडीएफ फॉर्म में भी देखा होगा, उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण। यहां पर उद्देश्य क्या है, तो हमने पहले यहां पर दिया है उद्देश्य। तो उद्देश्य है अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेश किया जा सके। मतलब अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना है, मतलब जितना हम संग्रह कर सकते हैं संग्रह करना है, ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेश किया जा सके, और वहां से लंदन से सोने चांदी आना कम हो गया। उद्देश्य है। अब आपके मन में दूसरा सवाल खड़ा होगा कि आपने राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति, आर्थिक नीति, ये सब क्या लकीरें खींची है। तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं, एक परिभाषा आपको बताना चाहता हूं। उपनिवेशवाद को एक विद्वान है फार्निवाल उनका नाम है, उन्होंने ये परिभाषा दी है। और जो भी खास के मार्क्सवादी इतिहासकार हैं इस परिभाषा को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं
उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध था। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध था। आर्थिक संबंध होता है, परंतु वह राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता हुआ चलता है। फिर मैं एक बात आप समझना, थोड़ा सा एक बार समझ लोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध होता है, परंतु वह राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों को भी प्रभावित करता है या सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता चलता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूं। जैसे देखो, जो उपनिवेश बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मातृदेश या महानगरीय राज्य। और उपनिवेश तो उपनिवेश ही है सॉरी। तो होता यह है कि जो एक महानगरीय राज्य है वो उपनिवेश किसी क्षेत्र विशेष पर कब्जा करता है। उस क्षेत्र विशेष पर कब्जा करने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। They just try to intervene into economy, और वह उस अर्थव्यवस्था का भरपूर लाभ अपने पक्ष में उठाना चाहता है। तो देखो, अगर किसी क्षेत्र पर तुम कब्जा करोगे तो वहां पर एक व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। व्यवस्था कायम करने के लिए नीति बनानी पड़ेगी, तुमको राजनीतिक नीति बनानी पड़ेगी, प्रशासनिक नीति बनानी पड़ेगी, सामाजिक नीति बनानी पड़ेगी, सांस्कृतिक नीति बनानी पड़ेगी। और जब यह नीति बनाओगे तभी तुम वहां पर शासन कर पाओगे और नियंत्रण रख पाओगे, और जब नियंत्रण रख पाओगे तभी आर्थिक दोहन कर पाओगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो उस संबंधित देश या राज्य से संबंध है वह मूलतः आर्थिक संबंध है। उस देश या राज्य से जो आपका संबंध है वह मूलतः आर्थिक संबंध है। संबंध आर्थिक है, लेकिन आप देखते हो कि उसे राजनीतिक ढांचे पर, सामाजिक ढांचे पर और सांस्कृतिक ढांचे पर भी प्रभाव पड़ता चलता है। मतलब नियंत्रण तो आपका राजनीतिक ही होगा, लेकिन वो आपके सामाजिक ढांचे को भी, सांस्कृतिक ढांचे को भी, प्रशासनिक ढांचे को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आप उस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के दोहन के लिए गए हो और दोहन के लिए नियंत्रण बनाते हो। तो जो नीति बनाते हो वह आर्थिक हित के कारण बनाते हो। इसका मतलब है कि आपकी राजनीतिक नीति आपकी आर्थिक नीति से स्वतंत्र नहीं है, आपकी सामाजिक नीति आपकी आर्थिक नीति से स्वतंत्र नहीं है, आपकी सांस्कृतिक नीति आपकी आर्थिक नीति से स्वतंत्र नहीं है। अब बच्चों आ जाओ मेरे बिंदु पर, अब मैं उस पॉइंट को बताता हूं। इसलिए जब हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखते हैं कि ब्रिटिश ने कभी अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, या ब्रिटिश ने कभी समाज सुधार के लिए कानून बनाए, या ब्रिटिश ने कभी प्रशासन के लिए जैसे कभी मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की, कभी पता चला मैकाले कोड लागू किया, लॉ बुक में परिवर्तन लाया, लीगल रिफॉर्म्स किया, यानी वैधानिक जो रिफॉर्म्स है, कानून में, विधि व्यवस्था में परिवर्तन, सुधार लाया। तो हमें ये देख के एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि हाँ ब्रिटिश हमारा बहुत भला कर रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि इसे ब्रिटिश का कौन सा औपनिवेशिक हित सध रहा है, इसे ब्रिटिश का कौन सा आर्थिक हित सध रहा है। क्योंकि ब्रिटिश अगर भारत में मुस्कुराए भी तो मुस्कुराहट के पीछे भी कोई ना कोई औपनिवेशिक हित है, कोई ना कोई औपनिवेशिक इंटरेस्ट है, कॉलोनियल इंटरेस्ट है उनका। कॉलोनियल इंटरेस्ट है, उसी से उनकी नीतियां परिचालित होती हैं। वैसे देखो, जहां तक विचारधारा का सवाल है तो ब्रिटिश ने यह क्लेम किया कि देखो भाई, एक नई विचारधारा जो ब्रिटेन में आई उस कारण से भी हमारे सोच में परिवर्तन आया और हमने सुधार किए। हम लोग मानते हैं देखो विचारधारा का भी प्रभाव है, मैं कंप्लीटली डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन तुमने जो नीतियां बनाई, सुधार किए, चाहे वो सामाजिक नीति हो, प्रशासनिक नीति हो, उसमें विचारधारा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा औपनिवेशिक हित। ये हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ये मैं मोटे तौर पर तुमको बताना चाहता हूं। अब देखो फर्क कहां आ रहा है कि हमारे जो इंडियन हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद था, और ब्रिटिश विद्वान कहते हैं नहीं नहीं, भारत में उपनिवेशवाद नहीं था। उपनिवेशवाद नहीं था तो हम पूछते हैं कि ठीक है, आप ऐसा मानते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, तो आप ही बताइए तो भारत में क्या था। वो कहते हैं कि भारत में विदेशी शासन तो था, आपके यहां उपनिवेशवाद नहीं है।
आपके यहाँ विदेशी शासन है, विदेशी शासन से उनका आशय यह है कि हम विदेशी हैं, आपके यहाँ शासन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वो ऐसा मान लेते कि उपनिवेशवाद है तो मानना तब उनको स्वीकार करना पड़ता कि आप भारत के आर्थिक रूप से लूटने आए हैं, इसलिए आप यहाँ हैं। तो वो ये कहते हैं नहीं, हम लूटने नहीं आए हैं, हम आपका भला करने आए हैं। हमारा शासन तो है परंतु हम लूटने नहीं आए हैं। हम लोग बोलते हैं झूठ मत बोलिए, आप लूटने आए हैं। तो हम लोग सिद्ध करते हैं कि उपनिवेशवाद है। तो अब थोड़ा तुम्हारा रिस्पॉन्स पता चले कि यहां तक कुछ समझे या कोई दिक्कत, तो फिर मैं आगे बढ़ूं और तब ये डायग्राम के सहारे और फिर कंटेंट के सहारे आगे बढ़ते। मिस्टर अंकुर, जस्ट ट्राई टू इनलिस्ट देयर रिस्पॉन्स। बिल्कुल तानिया, ऐसा ही करना पड़ेगा। शुरू में मैंने क्या कहा, एक तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीका को तुम अगर पढ़ोगे, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा धैर्य रखोगे, जैसे मैं अभी आपको जो बातें बताई वो मोटे तौर पर क्या है कि देखो, पहले तुमको समझना पड़ेगा उपनिवेशवाद है क्या। कोई पूछे कि भाई व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, यू विल जस्ट एक्सप्लेन हिम in fact colonialism is a system in which a metropolitan state used to have control over a colony in order to exploit its economy। उपनिवेशवाद एक ऐसी पद्धति है जिसमें महानगरीय राज्य किसी क्षेत्र विशेष पर कब्जा करता है और फिर उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन अपने हित में करता है। जो महानगरीय राज्य के लिए पूंजीवाद है वही उपनिवेश के लिए उपनिवेशवाद है, क्योंकि उसके यहाँ जिस प्रकार का पूंजीवाद रहेगा उसी प्रकार से उसका आर्थिक हित बदलेगा और उसी तरीके से वह उपनिवेश का आर्थिक दोहन करेगा। तो अभी जो हम लोग उपनिवेशवाद का प्रथम चरण है, यह वाणिज्यिक चरण है। इस चरण में ब्रिटिश का उद्देश्य है कि भारत से हम अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करें और अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करके हम उसका व्यापार में निवेश करें और व्यापार में निवेश करके हम मुनाफा कमाएं। तो वो चाह रहा है कि हम मतलब राजस्व की ज्यादा से ज्यादा वसूली करके उस राजस्व को बचाकर व्यापार में निवेश करें। तो यहां तक तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। हाँ, केवल ओके है सभी? मैंने सभी लोग समझ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट क्लियर करूंगा कि इसी में जो फार्नीवाल नामक एक विद्वान है, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने कहा कि देखिए, उपनिवेशवाद मूलतः होता है आर्थिक संबंध, परंतु वो राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है तो वो करता है उसके आर्थिक शोषण के लिए, लेकिन वो आर्थिक शोषण के क्रम में उसको उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना पड़ता है। क्योंकि नियंत्रण नहीं रखेगा तो शोषण कर नहीं पाएगा, और नियंत्रण रखना पड़ेगा तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसको कुछ राजनीतिक नीति बनानी पड़ती है, कुछ प्रशासनिक नीति बनानी पड़ती है, कुछ सामाजिक नीति बनानी पड़ती है, कुछ सांस्कृतिक नीति बनानी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि वो किसी न किसी विशेष उद्देश्य से लाई गई थी, और उसका उद्देश्य है संबंधित क्षेत्र का ज्यादा बेहतर दोहन करना। जैसे देखो अंग्रेजी शिक्षा, तो अंग्रेजी शिक्षा तो एक सांस्कृतिक नीति उन्होंने लागू किया, लेकिन उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है उनका? उद्देश्य यह है, वो औद्योगिक पूंजीवाद के काल में उन्होंने लाई है, मतलब 1813 के बाद, जो मैं अगला चरण बताऊंगा। तो अंग्रेजी शिक्षा लागू की, तो उनका उद्देश्य यह है कि हम भारतीयों में एक ऐसा वर्ग पैदा करें जिनका आकर्षण ब्रिटिश प्रोडक्ट के प्रति हो, ब्रिटिश उत्पादों के प्रति हो, और वो ब्रिटिश उत्पादों को खरीद सके। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसे वर्ग को पैदा करूं जो ब्रिटिश उत्पादों को खरीद सके, और वो यह भी चाहते हैं कि हम भारतीयों के एक वर्ग को अगर अंग्रेजी पढ़ा देंगे तो हमको कम कीमत पर किरानी के लिए एम्प्लॉय मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम उसको पढ़ा देते हैं तो किरानी के तौर पर हमें एम्प्लॉय मिलता रहेगा और बहुत कम कीमत पर मिलता रहेगा। तो यह भी उनका उद्देश्य है। इस प्रकार से उन्होंने उस नीति का अवलंबन किया है। सो आई थिंक माय स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर? अब दूसरा, जैसे रेलवे का विकास किया, तो रेलवे का विकास उन्होंने किया, तो रेलवे का उद्देश्य क्या है कि हम आराम से कच्चे माल भारत से ब्रिटेन निर्यात कर सके और वहां से हम विनिर्मित वस्तुएं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दूरवर्ती क्षेत्रों तक भारत में पहुंचाकर उसे बेच सके और मुनाफा कमा सके। तो मतलब यह है कि जो
आर्थिक नीति वो बनाते हैं, सामाजिक नीति बनाते हैं, सांस्कृतिक नीति बनाते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि उनके नीति के अधीन होता है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वही उसी आधार पर, जो मैंने आपको समझाया है उसी आधार पर डायग्राम बनाया है। उद्देश्य है कि अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके, उसको भारतीय व्यापार में निवेश कर सके। अब इसमें राजनीतिक नीति क्या है, तो घेरे की नीति है। घेरे की नीति में है कि अर्थात शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरे रखना। अब देखो ये राजनीतिक नीति में मैं आपको आगे बताऊंगा, वो चाहते हैं उनका, देखो उनका अपना औपनिवेशिक हित है, वो ज्यादा तामझाम नहीं रखना चाहते। उनका ये मानना है कि देखो ऐसा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा राजस्व का संग्रह करना है और खर्च को कम करना है, क्योंकि खर्च अगर ज्यादा होगा तो राजस्व कम बचेगा, और अगर हम राजस्व की वसूली को बढ़ाएंगे और खर्च को कम करेंगे तो हमारा राजस्व की बचत ज्यादा होगी, और बचत ज्यादा होगी तो हम निवेश बढ़िया से बढ़िया ढंग से निवेश कर सकेंगे। तो उनकी कोशिश है कि हम व्यापार में निवेश को बढ़ाएं। तो उनकी राजनीतिक नीति यही है कि देखो भाई, कोशिश करो कम युद्ध करने का, कम भूभाग का अधिग्रहण करने का, और कोशिश करो और घेरे की नीति को अपनाओ, जिसमें मित्र राज्यों की सहायता से शत्रु राज्यों को घेरो, और कोशिश जैसे सहायक संधि उन्होंने अपनाई। तो सहायक संधि में बताऊंगा उसकी कोशिश क्या है कि भारतीय राज्यों के धन से हम एक बड़ी सेना खड़ी कर सके और जहां तक संभव हो सके युद्ध को और विलय को टाले। वैसे देखो उनको युद्ध भी करना पड़ा है, उनको विलय भी करना पड़ा है, परंतु उनकी कोशिश यही है कि युद्ध और विलय की नीति को हम जितना टाल सके उतना अच्छा है, क्योंकि हम जितना युद्ध लड़ेंगे और जितना विलय करेंगे उतना हमारा खर्च बढ़े, दायित्व बढ़ेगा, दायित्व बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा तो व्यापार में तो बचत कम होगी, और बचत कम होगी तो व्यापार में निवेश कम होगा। तो ये इनकी नीति है। उनकी जो प्रशासनिक नीति है कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना। अब देखिए प्रशासन में भी उन्होंने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि उनका ये मानना है कि प्रशासन में हम ज्यादा परिवर्तन क्यों लाएं, हम ज्यादा परिवर्तन लाएंगे तो हमारा दायित्व बढ़ेगा, और दायित्व बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा। तो चलो पुराना जो मुगल प्रशासनिक ढांचा है उसी को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ बनाए रखे। उन्होंने उस समय जो परिवर्तन लाया है, सुधार लाया है, वह सुधार मुख्य रूप से राजस्व व्यवस्था में लाया है। और राजस्व व्यवस्था में सुधार लाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको राजस्व का वसूली बढ़ानी थी, तो राजस्व व्यवस्था में अपना सुधार किया और बाकी कोई बड़ा सुधार नहीं किया। वही जो औद्योगिक चरण में पहुंचोगे तो देखोगे व्यापक सुधार किया, क्योंकि औपनिवेशिक हित सुधार करने की है, अभी औपनिवेशिक हित से सुधार को टालने की। अब आर्थिक मैंने ऊपर से डाल दिया है, वैसे ही जैसे जब बंगाल पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ तो अब तो चोर ही कोतवाल हो गया, आप जानते हो। तो बंगाल के जो दस्तकार या शिल्पी थे उससे बहुत ज्यादा मतलब उन पर दबाव देना शुरू कर दिया। पहले वो जो दस्तकार थे, दस्तकार आर्टिजन्स को बोलते हैं, या आर्टिजन्स या शिल्पी, तो वो पहले अगर उनकी वस्तुएं खरीदते थे, सॉरी शिल्पी वस्तुएं बेचते थे तो मार्केट वैल्यू के अनुसार बेचते थे, और ब्रिटिश कंपनी या व्यापारी है उनको मार्केट वैल्यू के अनुसार खरीदना होता था। अब जब बंगाल के खुद ही वो मालिक बन गए तो उन बेचारे दस्तकारों पर दबाव डाला कि तुम हमें कम कीमत पर बेचो। और इतना ही नहीं, जैसे वो जो कारीगर थे तो वो जो उत्पादन करते थे तो उनको कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी, रॉ मटेरियल, आपने नाम सुना होगा। तो रॉ मटेरियल पर क्या किया कि ब्रिटिश कंपनी ने अपना वर्चस्व, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ब्रिटिश कंपनी वाज हैविंग द कंट्रोल ओवर द रॉ मटेरियल, एंड the company used to supply the raw material to the artisans at higher cost and used to collect the manufactured products at relatively lower cost. अब बेचारे देखो शिल्पियों पर कैसा दबाव पड़ा कि उनको जो कच्चे माल की आपूर्ति ब्रिटिश कंपनी करती थी, वो कच्चे माल की आपूर्ति करती थी हायर कॉस्ट पर, और उनसे जो तैयार माल खरीदती थी वो लोअर कॉस्ट पर। तो उससे क्या हुआ कि उनको ऊपर से भी दबाव पड़ा और नीचे से भी दबाव पड़ा। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दबाव पड़ने के कारण जो दस्तकार है उनकी स्थिति खराब हुई और उनका पतन हुआ। और दूसरी तो इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग जानते ही हो कि देखो भाई, प्रोडक्ट भी अपना था तो कम से कम उनको रुपया दे के प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, नहीं, वह जो वहां से
लंदन से जो सोने चांदी लाते थे, उस समय के लिए तो वही सोने चांदी ही एक तरह का डॉलर था, तो सोने और चांदी जो रकम लाते थे उस रकम से पहले वस्तुएं खरीदते थे। अब उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ जो राजस्व की वसूली की उसी से उस रकम को खरीदना शुरू किया, जिसको धन की निकासी कहते हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसका ओरिजिन इसी काल में हुआ। अब सामाजिक क्षेत्र में मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक क्षेत्र में उनकी नीति है कि भारत के प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास नहीं। अब देखो, उन्होंने समाज सुधार में भी रुचि नहीं दिखाई, सतियां जलती रही, वो मस्त रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वे समाज सुधार से फायदा क्या है, बल्कि नुकसान होगा। क्योंकि हम अगर समाज सुधार में रुचि दिखाते हैं तो भारतीय अप्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो सामाजिक ढांचे में हस्तक्षेप पसंद नहीं करेंगे, उनका ये मानना था। तो एक तरफ भारतीय नाराज हो जाएंगे, वो सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप पसंद नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ हम अगर समाज सुधार करते हैं तो हमारा दायित्व भी झूठ मूठ बढ़ जाएगा, उससे हमारा खर्च भी बढ़ जाएगा, तो हम क्यों लफड़ा मोल ले। तो उन्होंने कोशिश की कि हम समाज सुधार नहीं करते हैं। जो भारत में परंपरागत यानी परंपरा से जो सामाजिक ढांचा चला आ रहा है वही सामाजिक ढांचा चलता रहे। यस। Yeah, Gaurav, you have put your question in English, so I think you must be replied in English language itself. It is true. The British company, the main motive was maximize the collection of revenue in Bengal, and not simply maximize the collection, but also to save the larger collection, so that the British company might have invested this amount into the trade. In order to fulfill this objective, it neglected other related objectives. For example, it in political field, it avoided the war and annexation as far as possible. It does not mean that they could not fight the war. You will find the various examples of the wars which were fought by them, and you will find even some instances of annexation of the region, but it was under compulsion. Their main motive was to avoid the war and annexation in order to make a curtailment in expenditure. Likewise, in administrative field, they avoided the major reforms. In social field also they avoided reforms, and in cultural field they propounded a specific ideology that is called Orientalism. मैं वही आपको समझाऊंगा आगे। मैं अभी एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अब वन बाय वन करके अंदर घुसूंगा वर्टिकली, तो मैं सभी को अलग अलग समझाऊंगा। एक मैं अभी आउटलाइन दे रहा हूं। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उन्होंने जो नीति अपनाई है उस नीति को प्राच्यवाद बोलते हैं। मतलब हमारी संस्कृति, हमारी अतीत के अध्ययन में वो रुचि लेंगे, वह कोई मेजर चेंज नहीं लाना चाहेंगे। ये पूरे वाणिज्यिक चरण में तुम देखोगे जो ब्रिटिश नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से प्रेरित है कि हम राजस्व को अधिक से अधिक संग्रह करके उसको बचाकर व्यापार में निवेश करके मुनाफा कमाएं। अब तुमको ये बात तब प्रकट होगी जब हम वाणिज्यिक चरण से औद्योगिक चरण में आएंगे, और जब उनका पूंजीवाद औद्योगिक चरण में पहुंच जाएगा ब्रिटेन का, और फिर हमारा उपनिवेशवाद जो औद्योगिक चरण में पहुंच जाएगा, तब वो हमें तब्दील करना चाहेंगे कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक, विनिर्मित वस्तुओं के आयातक के रूप में। और फिर उनकी सारी नीतियां बदल जाएगी, राजनीतिक नीति बदल जाएगी, प्रशासनिक नीति बदल जाएगी, सामाजिक नीति बदल जाएगी, सांस्कृतिक नीति बदल जाएगी। तब तुमको समझने का बढ़िया अवसर मिलेगा। तो देखो, अंग्रेज धर्म का प्रचार शुरू में तो पोर्चुगीज और स्पेनिश लोग आए थे, उन्होंने जबरन यहाँ धर्मांतरण कराया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस चरण में जैसे ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश ने इस चरण में अपने धर्म के प्रसार की कोशिश ब्रिटिश कंपनी ने नहीं की है। वो करेगा औद्योगिक चरण में, अभी नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो इसको ये डर लग रहा है कि इससे भारतीय नाराज होगा और झूठ मूठ हमारा दायित्व बढ़ जाएगा। इस चरण में ब्रिटिश कंपनी अपने धर्म का देखो, अब वैसे यूरोप से चले थे तो 3 टर्म आता है, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना प्राप्त करना है अमेरिका से, तो गोल्ड,
ग्लोरी यानी राष्ट्रीय गौरव, मतलब जिसके पास जितना उपनिवेश है। जैसे एक समय था कि आपने जमींदारों के बारे में सुना था कि जिसके पास जितने हाथी है वो उतने रईस जमींदार माने जाते। उस समय रईसी की निशानी है कि आपके पास कितने उपनिवेश हैं, तो राष्ट्रीय गौरव की बात थी, तो वो भी है। और तो गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, गॉड का मतलब है ईश्वर, मतलब धर्म का प्रसार भी एक उद्देश्य तो होता था, परंतु इस काल में बहुत हाईलाइटेड नहीं हुआ है। मेन चीज जो मैं कहना चाहता हूं उस पर तुम लोग कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन को इधर उधर मत भगाओ, क्वेश्चन को इधर उधर भगाओगे तो फिर नहीं सोच पाओगे। यस, प्राच्यवाद का मतलब है भारतीय अतीत और संस्कृति के अध्ययन में रुचि लेना, मतलब टू टेक इंटरेस्ट इनटू द स्टडी ऑफ इंडियन पास्ट एंड कल्चर एंड टू एक्सप्लोर इंडियन पास्ट एंड कल्चर, मतलब वो भारतीय अतीत और संस्कृति के अध्ययन में विशेष रुचि लेना प्राच्यवाद कहलाता है। अब वो रुचि क्यों ले रहे थे इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करिए, आगे समझाएंगे। कल मेरा बुक लिस्ट का इंतजार करो, कल मैं बुक लिस्ट दे देता हूं और मेरे बुक लिस्ट के अनुसार तब फिर तुम लोग नोट्स बनाना जो जाना चाहते हो उसको। लेकिन देखो तुम लोग का नोट्स उसी स्ट्रक्चर में बनेगा जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, उसी स्ट्रक्चर में चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों के इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर मैं लाने वाला हूं। और इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर तभी आएगा जब तुम लोग मेरे इस तरीके को आत्मसात करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा, आपको विशेष तरीके से पढ़ा रहा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये डायग्राम का मोटे तौर पर मैंने मतलब समझा दिया। अब घर पर जाके आज पढ़ोगे तब कुछ और समझ में आएगा, और फिर कोई दिक्कत रह जाएगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए तो हाजिर ही हूं, इस समझने पर बल देना। अब मैंने उपनिवेशवाद पर जो तुम लोगों को यहाँ परिभाषित किया है उसको 1 बाय 1 ले चलता हूँ। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि अपने उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अधीन होता है, अर्थात मातृ देश अपने आर्थिक हित में उपनिवेश की अर्थव्यवस्था का दोहन करता है, और उपनिवेशवाद का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखो ये तो मैंने ऊपर ही समझा दिया है। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानकर चलता है कि उपनिवेश का अपना हित नहीं है, उपनिवेश का जो आर्थिक हित है वो मातृ देश के आर्थिक हित के अधीन है। उपनिवेशवाद उपनिवेश का आर्थिक हित मातृ देश के आर्थिक हित के अधीन मानता है। दूसरा, उपनिवेशवाद का अध्ययन नीति के रूप में न करके ढांचे के रूप में किया जाना चाहिए, अर्थात प्रशासन में बदलाव के साथ नीति बदल जाती है परंतु ढांचा वही रहता है। देखो जैसे इस सेंटेंस से घबराना मत, तुम लोग कोई भी सेंटेंस से मत घबराना, मैं समझाने के लिए बैठा हुआ है। उपनिवेशवाद का जो अध्ययन होना चाहिए वो एक नीति के रूप में नहीं, ढांचे के रूप में। कहोगे नीति के रूप में क्यों 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 नहीं है, ढांचे के रूप में क्यों? जो नीति है वो नीति समय समय पर बदलती रहती है। जो नीति है वह नीति समय समय पर बदलती रहती है, परंतु उसका जो ढांचा है वह कायम रहता है। मतलब जैसे एक प्रशासक आया, एक प्रशासक की जगह दूसरा प्रशासक आया, तो एक प्रशासक की जगह दूसरा प्रशासक आया तो नीति बदल गई, लेकिन जो उसका ढांचा है वो ढांचा पूर्ववत कायम रहेगा, है ना। जैसे नीति एक प्रशासक की जगह दूसरे आएगी तो फिर बदल जाएगी, लेकिन जैसे अब एक उदाहरण बताता हूं, जैसे तुम जिला कलेक्टर बनकर जाते हो, ओके, तो तुम एक एक्टिव ऑफिसर हो, दूसरा आलसी ऑफिसर है। तो तुम अगर एक एक्टिव ऑफिसर हो तो तुम्हारी मौजूदगी में जिला में फर्क पड़ना ही पड़ना है, जिला की नीति बदलेगी, क्योंकि नीति में तुम ज्यादा एक्टिविज्म लाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा एक्टिविज्म लाओगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा एक्टिव करोगे, ज्यादा वॉचफुल रहोगे। प्रशासन में रेड टैपिज्म, जो लाल फीताशाही होता है कि जो कोई काम रुक रुक कर चलता है उसको रोकोगे, रिश्वतखोरी को कम करोगे, तो ये सब तुम करोगे तो एक्टिविज्म है। तो इस तरह से नीतियां में बदलाव आएगा, परंतु ढांचा वही रहेगा। ढांचा का मतलब है एक जिला कलेक्टर का जो अधिकार है उस अधिकारिता में बंद कर ही काम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप पूरे जिला का खजाना किसी गरीब पर लुटा दोगे, ये अधिकार आपको नहीं होगा। तो मतलब यह है कि उसी तरह से जो ब्रिटिश प्रशासक आए तो कोई प्रशासक की सोच थोड़ा अलग थी, किसी दूसरे की थोड़ी सी अलग थी, कोई प्रशासक का ज्यादा एक्टिव था, कोई लेस एक्टिव था। तो
सबके अपने व्यक्तित्व भी अलग अलग थे, तो उसी के अनुसार नीति तो बदल जाती थी परंतु ढांचा वही कायम रहता था। जैसे देखो, चाहे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो या विलियम बेंटिक हो या लॉर्ड लिटन हो या लॉर्ड रिपन हो, आप देखोगे नीतियां तो वही रहेगी, लेकिन नीतियां में तो बदलाव आ जाएगा। जैसे एक प्रशासक आएगा, दूसरा प्रशासक आएगा, तो नीति में थोड़ा बहुत बदलाव आता चलेगा, परंतु ढांचा वही रहेगा। ढांचा है औपनिवेशिक, यानी भारत का उपयोग ब्रिटिश लाभ के लिए होना है, तो चाहे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहेंगे या विलियम बेंटिक रहेंगे, लॉर्ड लिटन रहेंगे या लॉर्ड रिपन रहेंगे, वह वही कायम रहेगा, उसमें बदलाव नहीं हो। ओके, अब उपनिवेशवाद का अध्ययन अंतर विरोधों की श्रृंखला, अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस के रूप में किया जाना चाहिए। इसे हम पिछड़ेपन बनाम विकास का नाम दे सकते। अब इस बात से तुम घबराना मत। देखो, उपनिवेशवाद है जब किसी क्षेत्र का आर्थिक शोषण करती है, तो तुम मेंटली अलर्ट हो ना। उपनिवेशवाद किसी क्षेत्र विशेष का आर्थिक शोषण करती है, आर्थिक शोषण करता है। तो अगर किसी क्षेत्र विशेष का आर्थिक शोषण करता है, तो आप ही बताइए उसका स्वाभाविक परिणाम क्या होगा। उसका स्वाभाविक परिणाम होगा गरीबी और पिछड़ापन। द नेचुरल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इज पोवर्टी एंड बैकवर्डनेस। जो पोवर्टी और बैकवर्डनेस है वो उपनिवेशवाद का एक स्वाभाविक परिणाम होगा, लेकिन उपनिवेशवाद का अनचाहा परिणाम हो जाता है विकास। कहोगे क्यों? तो मैं बताता हूं। देखिए, जैसे अगर कोई मातृ देश है, वो उपनिवेश का दोहन करता है, तो गरीबी आएगी, क्योंकि अगर दोहन करता है तो गरीबी क्यों आएगी? तो मान लीजिए उसने क्षेत्र विशेष को का मतलब वहां से धन बटोरा, तो वहां पर अगर धन कलेक्ट किया तो वहां गरीबी आएगी। लेकिन वो चाहता है कि हम उस उपनिवेश में ज्यादा से ज्यादा अपने लाभ में उपनिवेश का प्रयोग करें, इसलिए कुछ सुधार भी कर देता है। जैसे भारत में रेलवे का विकास कर दिया, जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया। तो मैंने आगे यहां पर बताया हुआ है कि दूसरे शब्दों में उपनिवेशवाद का स्वाभाविक परिणाम होता है गरीबी एवं पिछड़ापन, जबकि उसका अनचाहा परिणाम होता है विकास। मतलब उसका स्वाभाविक परिणाम गरीबी और पिछड़ापन ही है, परंतु उसका जो अनचाहा परिणाम है, अनचाहा का मतलब वो अनइंटेंडेड इंपैक्ट, दैट इज डेवलपमेंट। जैसे उदाहरण के लिए रेलवे एवं आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी, तो उदाहरण के लिए रेलवे एवं आधुनिक शिक्षा के विकास का तात्कालिक प्रभाव था जनसामान्य पर आर्थिक दबाव तथा शिक्षा के परंपरागत मॉडल का ध्वस्त हो जाना और लोगों के बीच निरक्षरता का प्रसार। किंतु दूसरी तरफ रेलवे और अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवादी चेतना को फैलाने में अपनी भूमिका निभाई। जैसे देखो, जैसे उन्होंने रेलवे बनाया, तो रेलवे में आगे आपको बताऊंगा कि रेलवे बनाने के लिए उन्होंने काफी कर्ज लिया और कर्ज की राशि और ब्याज की राशि हमारे सिर लाद दी। तो प्रत्येक वर्ष हमें उस कर्ज का भुगतान करना पड़ता था, तो उस कारण से हमारे यहाँ गरीबी बढ़ गई, किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा, तो उसका परिणाम तो बुरा हुआ। लेकिन इसी रेलवे के कारण भारत में एक तरह की भौगोलिक एकीकरण हुआ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का आना जाना बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो आगे चलकर अच्छा, दूसरी बात है कि एक बार रेलवे इंजन आ गया तो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम भी इंडिया में आ गया। तो एक तरफ हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की चेतना आ रही है, मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आ रहा है। ब्रिटिश ने उसको लाना नहीं चाहा था, ब्रिटिश ने उसको लाना नहीं चाहा था, परंतु वो आ गया तो उसका लाभ भारत को मिल गया। तो उसका तात्कालिक परिणाम तो गरीबी और पिछड़ापन ही हुआ, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने, मैं आपको बताऊंगा, दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी में क्या बताया। जब धन की निकासी का मुद्दा आया तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमें रेलवे नहीं चाहिए था, रेलवे आपकी आवश्यकता थी, हमें चाहिए था सिंचाई, और आपने हमारे सिर थोप दिया रेलवे। तो रेलवे का लाभ तो आपको मिला, हमको अगर सिंचाई होती तो हमारे यहाँ कृषि का विकास होता, रेलवे लेकर हम क्या करते, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग तो थे नहीं। और आप लंदन की वस्तुएं हमारे यहाँ, आप रेलवे के माध्यम से आप अपनी वस्तुएं यहाँ बेच रहे थे, तो उन्होंने तक दिया। तो रेलवे का तात्कालिक लाभ तो हमें नहीं था, बल्कि उल्टा हमारे ऊपर कर्ज का बोझ लद गया, हमने
उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन रेलवे का दूरगामी लाभ तो हमें मिला, तो वही होता है उपनिवेशवाद। उसका तात्कालिक प्रभाव होता है गरीबी और पिछड़ापन, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव होता है विकास। तो एक तरह से समझो तो उपनिवेशवाद आवश्यक रूप में, उपनिवेशवाद अपने लाभ के लिए कुछ ऐसा सुधार कर जाता है जिससे मातृ देश को लाभ मिल जाता है। अब उसी में तुम लोग स्कैंडलाइज हो जाओगे, उसी में जो तुम लोग है, तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि इसका हम कितना श्रेय ब्रिटिश को दें और कितना श्रेय ब्रिटिश को नहीं दें। क्योंकि जैसे मैं एक बात बताता हूं, मेरे एक स्टूडेंट से इंटरव्यू बोर्ड में पूछा, और इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा प्रश्न पूछा कि वो बच्चा एक तरह से उलझ गया थोड़ा सा, हालांकि बहुत सधा हुआ बच्चा था और लेकिन फिर भी उलझ गया। पूछा कि अच्छा ये बताइए अमुक जी कि ब्रिटिश ने भारत में केवल नुकसान ही नुकसान किया, क्या कुछ लाभ नहीं पहुंचाया? तो उसने कहा कि हाँ लाभ पहुंचाया सर, जैसे रेलवे का विकास किया, अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया, आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली स्थापित की, सड़कें मार्ग और नहर बनवाए, तो उन्होंने अच्छे भी किए। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया कि अच्छा अमुक जी आप यह बताइए, तो क्या हम ब्रिटिश के प्रति कृतज्ञता कहते हैं इनग्रेटिट्यूड को, मतलब इनग्रेटिट्यूड को क्या कहोगे, क्या हम ब्रिटिश के प्रति नाइंसाफी नहीं करते कि हम केवल ब्रिटिश की शिकायत ही करते हैं और इस बात का गुण नहीं गाते हैं, इस बात का हम एहसान नहीं मानते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे यहाँ इतने सारे अच्छे काम किए। तो अब वो इतना मतलब प्यार से पूछ रहे थे कि वह स्टूडेंट भी थोड़ा सा दबाव में आ गया और उनको खुश करने के लिए बोल दिया कि हाँ सर पूरा तो हम लोग नाइंसाफी करते हैं, हमें यह कबूल करना चाहिए कि ब्रिटिश ने हमारे लाभ के लिए बहुत कुछ किया। तो फिर प्रश्न को दूसरे मेंबर को आगे बढ़ा दिया। अब देखो, अब वह स्टूडेंट जो ये बात कह रहा है तो उसका तो वो जो कह रहा है, अब कहोगे भाई वो तो सही कह रहा है, आप में से भी बहुतों के मन में आएगा कि हाँ सर ब्रिटिश ने भारत को बहुत फायदा पहुंचाया, या बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भी ऐसे हम बात करते देखते हैं। अब हम उसका जवाब देंगे कि देखिए आप हमें फायदा मिला और आपने फायदा पहुंचाना चाहा, उसमें अंतर है। यह जरूर है कि हमें फायदा मिला, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि आपने फायदा पहुंचाना चाहा था। अगर फायदा मिला तो दैट इज अनचाहा परिणाम, आपने चाहा नहीं था। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं, हालांकि उदाहरण थोड़ा सा मतलब एम्यूजिंग है, थोड़ा सा हास्यास्पद है, परंतु तुम लोगों को समझाने के लिए हमको बताना पड़ेगा। जैसे मान लो दो मित्र हैं, अब एक मित्र ने दूसरे मित्र के कान में एक तमाचे जोर से जड़ दिए, मतलब कोई बात दोनों में वाद विवाद हुआ, कुछ बात बढ़ गई, उसी में एक ने दूसरे पर तमाचा चला दिया और कान में जमकर एक तमाचा मार दिया। अब दूसरा मित्र बहुत आहत हुआ, क्योंकि भाई अब मित्र होकर तमाचा लगा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो तुरंत गुस्सा खा गया। खैर एक तीसरा मित्र भी वहां था जो दोनों को छुड़ाया, दोनों आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी तरह उन दोनों के झगड़े को छुड़ाकर दोनों को अलग अलग कर दिया। जिस मित्र को अब जिस मित्र ने तमाचा मारा था वो भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि आह क्रोध में मैंने उसको क्यों तमाचा लगा दिया, और जो तमाचा खाया था वो बहुत आहत हुआ कि भाई मेरे ऊपर तमाचा लगा दिया। तो इस तरह वो जो आहत था वो तो बिल्कुल उससे मतलब तोड़ के अपना जी रहा था। फिर एक आध महीने के बाद वो रियलाइज किया, आफ्टर 1 मंथ करीब, उसके कान में, जिस मित्र को तमाचा लगा था उसके कान में एक पुरानी बीमारी चली आ रही थी। तो जो पुरानी बीमारी चली आ रही थी तो उसका कान बंद हो जाता था, एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था। और जिस दिन तमाचा इसने लगाया, अच्छा उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल रहा था, परंतु वह ट्रीटमेंट भी कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रहा था। अब जिस दिन इसने तमाचा लगाया तो तमाचा खाने के बाद उसका कान अचानक से खुल गया और फिर खुला रह गया, कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं हुई, कान बिल्कुल ओके हो गया। तो 2-3 महीने के बाद ये रियलाइज किया कि अब मेरा कान तो ठीक हो गया। तो वो तीसरे मित्र जो उस दिन झगड़े के समय मौजूद था और जिसने दोनों के बीच का झगड़ा छुड़ाया था, आपको मैंने बताया, वो मित्र भी वो बातचीत के क्रम में अचानक से मित्र को एक दिन बोल जाता है कि देखो यार बड़ी अजीब बात है, उस दिन जो उसने तमाचा मारा, पता नहीं मेरे कान का जो दर्द है और मेरे कान की जो बीमारी थी वो ठीक हो गई, पता नहीं कैसे। अब ये तीसरे मित्र ने जो ये बात सुनी तो जाके पहले वाले को बोल दिया जिसने तमाचा मारा था। तो पहले वाले को थोड़ा सा अब हिम्मत पड़ी कि मैं दूसरे वाले से बात कर सकता हूं क्योंकि उसको फायदा भी हुआ है।
तो आता है अपने दूसरे मित्र को कहता है कि यार मुझे माफ कर देना, वास्तव में मैं उस दिन बहुत आवेश में आकर तुम पर तमाचा चला दिया, हमको नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन यार एक बात तुम मानो मेरे एहसान को कि मैंने तुम्हारे उस कान की उस पुरानी बीमारी को ठीक कर दी जिसे तुम पिछले 3 वर्षों से परेशान थे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उस दूसरे मित्र को पहले मित्र के इस तमाचे का एहसानमंद होना चाहिए, हाँ या ना? मिस्टर अंकुर, क्या दूसरे मित्र को उस पहले मित्र के तमाचे का एहसान मानना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? Once again, I am repeating the question. Whether the second one friend could be allied to the first one, yes or no? No and never. Wow, wow. You are smart guys. I am confident you are smart guys. नहीं होना चाहिए। उसी तरह हमें ब्रिटिश के इस सुधारों का एहसानमंद नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर उपनिवेशवाद का जो स्वाभाविक परिणाम होता है वह होता है गरीबी और पिछड़ेपन, और उसका जो अनचाहा परिणाम होता है वह होता है विकास। अब उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध था, जो ऊपर मैं समझा चुका हूं। मूलतः एक आर्थिक संबंध था, परंतु वह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करते चलता है। ब्रिटेन और भारत के संबंध औपनिवेशिक कारकों से प्रभावित रहे थे। ब्रिटेन में जो पूंजीवाद था उसने भारत में उपनिवेशवाद का रूप ले लिया, तथा ब्रिटिश पूंजीवाद के अनुकूल भारत के संदर्भ में उसकी आर्थिक नीति बदलती रही और उसी के अनुकूल उसकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में बदलाव आता रहा। यह मैंने तुम्हें समझाया है और तुम समझ चुके हो। अब उपनिवेशवाद को हम 3 चरणों में बांट कर देखेंगे। पहला चरण जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है वाणिज्यिक चरण, और जो दूसरा चरण है उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है, 1813 से 1858 तक चलेगा, और जो तीसरा चरण है उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण होगा जो 1858 तथा उसके पश्चात होगा। तो जब हम दूसरा खंड में 3 चरण आते हैं उसमें आप में से प्रत्येक में देखना है कि प्रत्येक की जो नीति है वह वाणिज्यिक चरण में उद्देश्य क्या है। पहले उद्देश्य को समझो और उद्देश्य से नीतियों को समझो। तो उद्देश्य में तुम्हें पता होना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का उद्देश्य है कि देखो अधिकतम रूप में राजस्व की, मैंने वाणिज्यिक चरण के 3 चरण है, सॉरी उपनिवेशवाद के 3 चरण है, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय। सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम को फॉलो करते हुए करना है वाणिज्यिक चरण। तो वाणिज्यिक चरण में हमने बताया कि पहला जो उसका उद्देश्य है वो है अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करके उस राजस्व को बचाकर जितना हम व्यापार में निवेश कर सके उतना अच्छा है। वही मैंने यहाँ पर बताया कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की नीति रही थी अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह और उसका एक भाग व्यापार में निवेश करना। अतः ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपने दायित्व को सीमित रखना चाहा, क्योंकि दायित्व बढ़ाने से अधिक खर्च, कम निवेश, कम बचत की समस्या होती, और इसलिए इस काल में ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सभी नीतियां इसी उद्देश्य से प्रेरित रही। अब यद्यपि इस काल में ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापारिक हित के संवर्धन के लिए युद्ध भी लड़े। अब देखो, अब राजनीतिक नीति पर आप आ गए। तो राजनीतिक नीति पर आपको पता होना चाहिए कि इस काल में जो ब्रिटिश कंपनी ने नीति अपनाई उसको घेरे की नीति कहते हैं। अब जैसे देखो, अब इसको तुम कहोगे पढ़ कर सुनाइए, तो मैं पढ़ के क्यों सुनाऊं? एक महानुभाव कोई बोल रहे थे कि भाई सर पढ़ के नहीं सुनाते हैं, पढ़ के इसको सुनाऊंगा तो फिर तुमको मैं तोता बनाना है, तुमको सोचने वाला प्राणी बनाना है। तुम इसको पर जहां पर दिक्कत होगी, जैसे उसको मैं खुद ही, लेकिन जो मुझे खुद ही अपने मस्तिष्क में याद है, मस्तिष्क से ही मैंने यहाँ लिखा है, तो इसको देखकर मैं क्यों पढ़ाऊं? ये तो मैंने तुम लोगों को इसलिए पीडीएफ दे देता हूं ताकि इस सिद्ध से तुम लोग घर पर पढ़े हुए हो तो तुम लोगों को सुविधा होगी, बाकी तो हमें खुद याद ही है। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता कि उनकी जो पॉलिसी है, राजनीतिक नीति है, वो है कि हम जितना युद्ध को अवॉइड कर सकते हैं, हम जितना भूभाग के अधिग्रहण को त्याग सकते हैं या भूभाग के अधिग्रहण को छोड़ सकते हैं उतना बढ़िया है। माने जितना युद्ध को त्याग सकते हैं उतना बढ़िया है,
भूभाग के अधिग्रहण को त्याग कर सकते हैं वो बढ़िया है, और कोशिश करें कि इससे चूंकि हमारा दायित्व कम हो, और दायित्व कम होगा तो हमारी बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो व्यापार में हम निवेश करेंगे। हालांकि याद रहे, उनको युद्ध भी करना पड़ा, और उनको भूभाग का अधिग्रहण भी करना पड़ा, परंतु उनकी कोशिश यह थी कि हम कम से कम युद्ध लड़ें और कम से कम भूभाग का अधिग्रहण करें। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता कि अब जो आपको नाम मिलेगा और यही मानचित्र में दिखाऊंगा, तो अब देखो, जैसे तुम कहते हो फैक्ट्स, और मैंने फैक्ट्स को कैसे बांधा है उसको मैं समझाना चाहूंगा। फैक्ट्स को मैंने ऐसे बांधा है कि देखो, 1765 से शुरू किया है, तो 1765 में जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में आपको याद होगा कि जब बक्सर का युद्ध ब्रिटिश कंपनी ने जीता, तो फिर भारतीय मामले का विशेषज्ञ रॉबर्ट क्लाइव था, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही बेहतर ढंग से मुगल बादशाह से भी डील कर सकता था, अवध के नवाब से भी डील कर सकता था, बंगाल की समस्या भी देख सकता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की दीवानी ब्रिटिश कंपनी के लिए प्राप्त की। तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 1767 तक बंगाल के गवर्नर के पद पर भी रहा। तो 1765 के बाद 3 गवर्नर के पद आए, 3 गवर्नर के पद। रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67, वेरलेस 1767 से 69 69, और कार्टियर 1769 से 72 1769 टू 1772। अब इसमें तुम देखते हो कि रॉबर्ट क्लाइव का मैंने 1765 से 67 देके खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक नीति में केवल हम युद्ध और संधि की चर्चा करेंगे। तुम लोगों को प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चन सॉल्व होना है इसी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपसे न किसी को फैक्ट्स ज्यादा याद रह सकता है, न आपसे बेहतर किसी की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से लिंक करके पढ़ा रहा हूं कि आपके दिमाग में समय के साथ सभी सेट ही होता नहीं जाएगा, तथ्य केवल संकलित नहीं होंगे, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप सोचकर क्वेश्चन का उत्तर लिख पाओगे। यही मेरा टारगेट है। तो अब देखो, 3 गवर्नर का टेन्योर में बताऊंगा, और 3 गवर्नर के बाद होगा 5 गवर्नर जनरल, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वेरलेस्ट और कार्टियर, ये तीनों गवर्नर है। और कार्टियर के बाद तब आएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बनेगा पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। अब कहोगे भाई ये गवर्नर जनरल कहां से आया? इसकी सूचना मैं आगे दूंगा। 1773 ईस्वी में एक अधिनियम लाया जाएगा, ब्रिटिश लंदन से एक अधिनियम पारित होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उसको कहेंगे रेगुलेटिंग अधिनियम। तो रेगुलेटिंग अधिनियम में क्या होगा कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको मद्रास और बॉम्बई, जैसे 3 केंद्र थे ब्रिटिश के, एक बंगाल था फोर्ट विलियम, दूसरा था मद्रास सेंट जॉर्ज, और तीसरा केंद्र उसका बॉम्बई था। मतलब मद्रास को और बॉम्बई को, इन दोनों को अब फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको मद्रास का भी सुपरविजन का अधिकार मिल गया और बॉम्बई का भी, तो कहलाने लगा गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग्स वाला पहला गवर्नर जनरल, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स से हम गवर्नर जनरल काउंट करेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव है, वेरलेस्ट है और कार्टियर है, ये 3 है। इन 3 गवर्नर है, तो इन 3 गवर्नर के समय, एक ही गवर्नर के समय वॉर हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव के समय कोई वॉर नहीं हुआ है। वेरलेस्ट के समय एक वॉर हुआ है, उसका नाम है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसकी चर्चा हम करेंगे, जो 1767 से 69 के बीच हुआ है। कार्टियर के बीच कोई वॉर नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब जो वारेन हेस्टिंग्स आएगा, तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 तक रहेगा। उसके काल में 2 वॉर होंगी। एक होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो 1775 से 82 तक चलेगा, और दूसरा होगा 1775 टू 1782, दूसरा होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। माने आंग्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश से लड़ाई है ना, तो ब्रिटिश को आंग्ल बोलते हैं, और मैसूर तो समझते ही हो। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 2 युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय होगा। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स का उत्तराधिकारी होगा कॉर्नवालिस, दूसरा गवर्नर जनरल। तो कॉर्नवालिस के समय 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स रहेगा, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा, 1793 तक रहेगा। तो उसके सुधार अलग है, वो हम प्रशासनिक में करेंगे, यहाँ पर केवल वॉर के बारे में करेंगे। तो उसके समय एक ही वॉर होगा, वह होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद फिर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आएगा
वारेन हेस्टिंग्स के बाद फिर जो आगमन होगा वो होगा, सॉरी इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो नेक्स्ट वन आगमन होगा, मिस्टर अंकुर सीधा साइड, हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो फिर आगमन होगा वो किसका होगा, वह होगा 1793 से 1798 के बीच जॉन सोर होगा। ये तीसरा गवर्नर जनरल होगा, लेकिन जॉन सोर के समय कोई वॉर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दिया। फिर उसके बाद आएगा लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा गवर्नर जनरल, जो 1798 से 1805 तक रहेगा। उसके समय दो वॉर होगा, एक होगा द्वितीय आंग्ल, एक होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और दूसरा होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो मराठा की शक्ति को तोड़ेगा। और उसी के समय सहायक संधि प्रणाली भी चलेगी। उसके बाद फिर तब थोड़ा गैप रहेगा एक आध वर्ष में, उसमें एक दो छोटे छोटे गवर्नर जनरल आते रहेंगे, कॉर्नवालिस भी दोबारा आएगा, और फिर 1807 में आ जाएगा अर्ल ऑफ मिंटो, जो 1813 तक रहेगा। उसके समय कोई वॉर नहीं है। तो मैं जितने भी वॉर है वो गवर्नर जनरल के साथ नाम के साथ जोड़ देंगे, वॉर के साथ कितनी ट्रीटी हुई है, कहानी है, उसको भी याद करवा देंगे, तो तुमको जितनी भी वॉर और ट्रीटी है सब याद ही हो जाएगा। तो आज मैं यही रुकता हूं, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर ज्यादा लोड हो जाएगा। तो अब तुम लोग एक काम करना, कल दो चीज कर लेना, एक तो गवर्नर जनरल की मैं सूची वॉर के साथ और ट्रीटी के साथ बना दूंगा, और फिर आगे तरीका भी बता दूंगा, और फिर प्रशासन का भी। तो गवर्नर जनरल, उसके युद्ध और प्रशासन, इस दो चीज को कल पढ़ के आना, बस से हम देख लेंगे। कल ही मैं आपको अस्थायी बंदोबस्त वगैरह समझाऊंगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। और फिर एक बार जाके आप उस पीडीएफ को पढ़िए, और फिर मैं कल तो आपकी सेवा में हूं ही। मिस्टर अंकुर, एनी क्वेश्चन? अभी उनको बताया है मैं, गवर्नर केवल बंगाल में होता था, और जब बंगाल के गवर्नर का मद्रास और बॉम्बे के मद्रास और बॉम्बे के क्षेत्र के अधीक्षण का अधिकार मिल गया, सुपरविजन का, तो दैट वाज कॉल्ड गवर्नर जनरल, और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। ओके, तो माय स्टूडेंट्स, अब टुडे आई एम स्टेइंग हियर, और मुझे लगता है कि आप लोग एक बार जाके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यस, और ध्यान रहे, हम लोगों को इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ना है। आप बाकी तरीके जो पढ़ रहे हैं उसकी नकल आपको नहीं करनी है, आपको ये नए तरीका डेवलप करना है। ओके, थैंक यू, आई विल सी यू टुमारो।